क्या हो अगर आप अनाथ हो और ना ही आपका कोई पेरेंट्स है, लेकिन एक दिन अगर एक लड़की आपको जंग के मैदान में से बचाए और अगर आपको बाद में वो लड़की आइसब्रेकर सॉर्सरर की ब्लेसिंग दे दे जिसके मदद से आप हद से ज्यादा पावरफुल बन जाओ तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए एक आदमी के पास जा रहा था और जब भी वो वहाँ पर जाता है अचानक से वो आदमी वहाँ पर ही मारा जाता है और जब भी वो पीछे मुड़ता है उसका और एक साथी पीछे मरा हुआ था और उसका तो 2 साथी मर गया था जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिस वजह से उसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ पर एक आइस सा बैरियर बन जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका आइस बॉल टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मैजिक स्कूल में एक लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम रे था और वो अंदर पे जा ही रहा होता है तभी अचानक से उससे एक लड़की टकरा जाता है और इसी वजह से तो वो लड़की नीचे गिरने वाला होता है लेकिन ठीक टाइम पे रे उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है और इसी वजह से शर्म के बारे वो रे से उसका नाम पूछता है। लेकिन तभी कुछ लड़कियां बातें करने लग जाती है। मैंने सुना है हमारा एकेडमी पे एक ऑर्डिनरी लड़का पढ़ने आने वाला है और मुझे लगता है ये यही है। और ये बात को सुन के वो लड़की रे को ऑर्डिनरी कहकर बुरा वाला बोलने लग जाता है और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रे जो एकेडमी में एडमिशन लिया है वहाँ पर रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ता है जहाँ पर रॉयल फैमिली के लोग ऑर्डिनरी फैमिली को नीचा दिखाता है। और आगे रे का सामना एल्बर्ट और उसका दोस्तों से होता है जहाँ पर वो सभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट से काफी ज्यादा नफरत करता है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मैजिक एकेडमी पे रॉयल फैमिली का बच्चे को ही पढ़ना अलाउ है ना कि एक ऑर्डिनरी बच्चे को। लेकिन इसके बावजूद भी रे उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट भी रे को काफी ज्यादा सुनाने लग जाता है कि आखिरकार तुम एक ऑर्डिनरी होकर इस एकेडमी पे कैसे ज्वाइन हो गए। जिस सुनकर रे कहता है चाहे तुम लोग जो कुछ भी सोचो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और कुछ भी हो जाए मैं इस एकेडमी में ही पढ़ूंगा। जिस सुनकर एल्बर्ट गुस्से में उसको मारने वाला था तभी यहाँ पर रोज नाम की एक लड़की आकर उसको बचा लेता है और इसी वजह से एल्बर्ट अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला गया क्योंकि रोज इस जगह का टॉप फैमिली में से एक है। और आगे रोज रे के पास आकर उससे कहती है अगर तुमको इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिला है इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो खास होगा। और आगे रोज उससे कहती है अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट सीन में एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को वेलकम करती है जहाँ पर वो कहती है तुम लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल गया ये कोई बड़ी बात नहीं है और आगे तुम लोगों को काफी मेहनत करके एक स्वॉर्ड मैन नहीं तो मैजिशियन बनना पड़ेगा। और बाद में रोज सभी के सामने आकर सभी को वेलकम करती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है। और क्लास पे आने पर प्रोफेसर ग्रे रे को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है और रे को देखकर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन दूसरी साइड एल्बर्ट काफी ज्यादा चिढ़ रहा था क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन के साथ नहीं रह सकता। और जब भी रे अपने सीट पे बैठकर बाहर पे देखता है अचानक से बाहर का जगह काफी तबाही से भर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जगह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और ये सारा कुछ देखकर रे को कुछ ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ याद आ रहा है। और यहाँ पर रे का ध्यान तो बाहर था इसी वजह से क्लास के टीचर उसके ऊपर चौक फेंकती है। लेकिन यहाँ पर रे थोड़ी ना कम था वो उसका चौक को पकड़ लेता है। लेकिन जब भी रे वो चौक को पकड़ता है अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है और इसी वजह से रे का पहले दिन पे क्लास पे पूरा मजाक बन गया। और आगे टीचर सभी को 7 स्वॉर्ड सॉर्सरर के बारे में बताता है और ये सॉर्सरर को मैजिशियन भी कहा जाता है क्योंकि ये मैजिशियन के पास कुछ स्पेशल पावर होता है। और ये 7 स्वॉर्ड सॉर्सरर में से पहला है हमारा प्रिंसिपल जिसको की ब्लेड सॉर्सरर कहा जाता है और दूसरी कैरोलिन नाम की एक सॉर्सरर है जिसको की स्पेल बाइंडिंग सॉर्सरर भी कहा जाता है और तीसरा है आइस ब्लेड सॉर्सरर। लेकिन किसी को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है क्योंकि लास्ट वॉर के बाद वो कहाँ पर गायब है इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है। और लास्ट बचता है 4 सॉर्सरर लेकिन किसी को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है आइस ब्लेड सॉर्सरर सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से तुम्हारा गोल ये होना चाहिए तुम लोगों को 7 स्वॉर्ड सॉर्सरर में से एक बनो। और इस क्लास में रे भी था इसी वजह से एल्बर्ट उठकर टीचर से कहता है हम लोगों को अगर 7 सॉर्सरर में से एक बनना ही है तो हम लोगों के बीच में एक ऑर्डिनरी पर्सन आखिरकार क्यों है। और ये सुनकर टीचर गुस्से में उससे कहती है तुमने इस एकेडमी पे तो कुछ भी किया ही नहीं लेकिन रे ने इस एकेडमी पे अपने दम पर पास किया है और इसी वजह से रे इस एकेडमी पे आ पाया और इसी वजह से मुझे नहीं लगता तुम लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। और आगे टीचर अपना मैजिक से सभी को कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखा रहा होता है और कैसे उस चीज को इरेज करना है वो भी सिखाती है। और ये देखकर रोज टीचर से पूछती है क्या कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने की कोई भी लिमिटेशन होती है जहाँ पर प्रोफेसर उसको बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा उसका पावर के ऊपर ये डिपेंड रहता है। और इसी के साथ टीचर सभी को मैजिक का 4 स्टेप भी बताती है जो कि सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा। और ये सारा कुछ देख के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि हमारा क्लास का टीचर तो कितना ज्यादा कूल है। लेकिन तभी अचानक से पीछे बैठी हुई एक लड़की टीचर से पूछती है कि आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एंटी मैजिक का इस्तेमाल किया है। जो सुनकर टीचर उसको बताती है तुमको ये एकेडमी पे कोई भी नहीं मिलेगा जो कि एंटी मटेरियल का इस्तेमाल करता हो। और यहाँ पर ये भी वो लड़की को थोड़ा सा नोटिस करता है और आगे सभी अपना मैजिक से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने लग जाता है। लेकिन दूसरी साइड रे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से बाकी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाकर कहने लग जाता है अगर इसको ये भी नहीं आता है तो लगता है ये एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग किया होगा। और जब भी क्लास खत्म होता है रे अपना कॉरिडोर से जाने लग जाता है और जाते हुए रे वही लड़की को देखता है जो कि टीचर से सवाल पूछा था। और ये देखकर रे भी उसके पीछे पीछे उसके पास चला जाता है जहाँ पर रे लाइब्रेरी पे उसके साथ बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये लड़की का नाम एलिजा है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है एलिजा एक रिसर्चर की काफी
काफी बड़ा एक फैन है और इसी वजह से एलिजा भी उसकी तरह एक रिसर्चर बनना चाहता है, जहाँ पर रे उससे कहता है हाँ मैंने उसका बुक पढ़ा है, मैं भी उसका एक फैन हूँ। और आगे रे उससे पूछता है आखिरकार तुम अपना चेहरा हमेशा ढक कर क्यों रखते हो, जिस उनका एलिजा बताती है असल में मेरा कान एल्फ जैसा दिखती है, इसी वजह से मैं अपना कानों को हमेशा ढक कर रखता हूँ। जिस उनका रे कहता है मुझे तो तुम्हारा कान काफी ज्यादा अच्छा लगा, आखिरकार इसमें क्या कमियां है। और ये सुनकर एलिजा तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शाम होने पर रे अपना हॉस्टल के रूम पर आ जाता है, जहाँ पर उसका मुलाकात अभी नाम का एक लड़के से होता है। और अभी तो बाकी के रॉयल स्टूडेंट की तरह नहीं था, और जब भी वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाता है उन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो दोनों ही एक जैसा है। और उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे का भाई है। और अगले दिन पे सुबह पे ट्रेनिंग के टाइम पे रे एक लड़की के सामने से काफी तेजी से गुजरता है और इसी वजह से वो लड़की का थोड़ा सा स्कर्ट ऊपर चला गया था और इसी वजह से रे उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। और उसका नाम रेविका है जो कि 3rd ईयर का एक स्टूडेंट है और रेविका भी रोज की तरह टॉप फैमिली में से बिलोंग करता है। और अगले दिन पे स्कूल जाते जाते अभी रे को रोज और रेविका के फैमिली के बारे में बताने लग जाता है कि इन दोनों का फैमिली काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है और इसी के साथ ये दोनों ही लड़की काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जब भी रे क्लास के अंदर जाने वाला होता है उसको पता चलता है प्रिंसिपल ने उसको अपना ऑफिस में बुलाया है। और जब भी वो वहाँ पर जा रहा होता है एक लड़की काफी तेजी से आकर उससे टकरा जाता है, लेकिन रे तो अपना जगह से एक भी इंच नहीं हिलता। और ये लड़के का नाम क्रेलिस है और ये भी रॉयल फैमिली में से बिलोंग करती है। और आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर क्रेलिस तो काफी ज्यादा बकबक किया जा रहा था और इसी वजह से रे उसका पीछा चुरा कर प्रिंसिपल के रूम पर आ जाता है। और वहाँ पर रे तो प्रिंसिपल को जनरल कह के पुकारता है, जिस इनका प्रिंसिपल कहता है अभी हम लोग स्कूल पे है, इसी वजह से तुम मुझे प्रिंसिपल कह के पुकार सकते हो। और रे ने ऐसा क्यों कहा ये चीज हम लोग को आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट में ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर एल्बर्ट और रे के बीच में एक बैटल करवाता है, लेकिन अभी भी एल्बर्ट रे को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे देख के ऐसा लग रहा था वो रे को तुरंत खत्म कर देगा। और जब भी डुएल स्टार्ट होता है एल्बर्ट काफी गुस्से में रे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर रे थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को डॉज करके काफी आसानी से उसको हरा देता है। और ये देखकर काफी गुस्से में एल्बर्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब भी रे का शॉट उसका शॉट से टकराता है उसका शॉट टूट जाता है। और दूर से ये सारा कुछ प्रिंसिपल देखकर कहता है मैं खुश हूँ कि तुम अपना स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से जी रहे हो, जहाँ पर वो रे को आइस प्लेयर सॉर्सर कह के पुकारता है। फिर नेक्स्ट सीन में रे का हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी और रे हर दिन की तरह एक्सरसाइज कर रहा था, जहाँ पर रे ने इस एकेडमी पे 2 क्लब में ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। और ये सुनकर अभी उसको इसके बारे में और भी ज्यादा सोचने के लिए कहता है। और जब भी रे अपना एक गोल्डन कार्ड निकाल कर उसको दिखाता है अभी का तो होश ही उड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी बॉडी बिल्डर थे और ये जो 2 क्लब में ज्वाइन करने वाला था उनमें से ये एक क्लब है। और रे को देखकर उस क्लब के लीडर कहता है तुमको देख के तो ऐसा लग रहा है तुम हमारा एक्टिविटी को एक दिन भी सह नहीं पाओगे। और असल में लीडर उसका इतना पतला बॉडी देखकर ऐसा कह रहा था। और जब भी रे लीडर के कहने पर अपना कपड़े को खोलता है उसका बॉडी तो चमकने लग गया और उसका ये खतरनाक बॉडी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और ये देखकर लीडर भी समझ गया था कि रे का बॉडी काफी हार्ड वर्क की वजह से बना होगा। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है जो रे ने अभी को गोल्डन कार्ड दिखाया था और असल में वो कार्ड एक हंटर लाइसेंस है और ये कार्ड किसी अरे गहरे पर्सन को नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर रे के पास भी ये कार्ड था और इसी वजह से वो क्लब के सभी मेंबर रे का ज्वाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। और आगे रे वो क्लब से निकलकर गार्डनिंग क्लब में ज्वाइन होने के लिए डिसाइड करता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है वो क्लब में बस लड़कियां ही लड़कियां हैं। और आपको क्या लगता है आखिरकार रे इस क्लब पे ज्वाइन क्यों होना चाहता है? और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है वो क्लब की लीडर और कोई नहीं थी बल्कि रेविका ही है। और ये वही था जो कि सुबह सुबह रे ने उसका कपड़ा उड़ाया था। और यहाँ पर सभी लड़कियां तो रे को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि एक लड़का होके गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, जहाँ पर ये बताता है मुझे प्लांट काफी ज्यादा पसंद है और कंडीशन चाहे जितना ही खराब हो लेकिन प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है और ये चीज प्लांट की काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो तो क्लब को ज्वाइन करना चाहता था, इससे रेविका को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की उसको रोकते हुए कहती है मुझे लगता है ये लड़का तुमको यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए आया है। जिस सुनकर रेविका कहती है ठीक है अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसका सारा जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ पे दे रही हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इसको टेस्ट करो और अगर तुमको ऐसा लगता है ये क्लब ज्वाइन करने का लायक नहीं है तो मैं उसको नहीं लूंगा। और असल में ये लड़की का नाम दीना है। और आगे दीना रे को एक छत पर लेकर आता है जहाँ पर काफी सारा घास था और वहाँ पर जाने के बाद दीना उसको बताती है ये तुम्हारा टेस्ट है जिसमें तुमको ये पूरा जगह को साफ करके सही बनाना है और इसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी आखिरकार तुम इस क्लब को ज्वाइन करने का लायक हो या फिर नहीं। और दीना के जाने के बाद रे तुरंत अपना काम पे लग गया, जहाँ पर वो पहले दिन पे उस जगह का सारा जंगली घासों को निकाल देता है और अगले दिन वो कुछ गड्ढे करता है और तीसरे दिन वो छोटा छोटा दीवारें बनाता है ताकि उस जगह पे कुछ फ्लावर को उगाया जा सके। और वो काम कर ही रहा था तभी रेविका उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है, जो देखकर रेवी काम को छोड़कर खाना खाने लग जाता है, लेकिन तभी उसको नीचे से कुछ आवाज सुनाई देता है और जब भी वो दोनों वहाँ पर जाता है वो दोनों देखता है कि नीचे कुछ स्टूडेंट तलवारबाजी का प्रैक्टिस कर रहा है, जो देखकर रेविका रे को बताती है ये लोग आने वाले कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और ये कंपटीशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट फाइटर को चुना जाएगा। और ये सुनकर रे भी सोचने लग जाता है उसको भी ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पर बातें करते करते रेविका रे का बॉडी को देखने लग जाता
होता है। जो रेविका उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को टच कर सकती हूँ, और यहाँ पर रे भी उसको परमिशन दे दिया था, जिस वजह से रेविका उसका बॉडी को देखने लग जाता है। और अगले दिन पे सभी रे का ये गार्डनिंग स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और इसी वजह से डीना भी उसको क्लब ज्वाइन करने का परमिशन दे देता है। और बाद में प्रिंसिपल रे को एक चिट्ठी दिखाते हुए कहती है, इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इस एकेडमी पे कोई जासूस है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम सावधान रहना। और यहाँ पर शाम हो गया था, जिस वजह से रे अपने हॉस्टल पर जाने लग जाता है। और रास्ते में वो क्लेरिस को देखती है, जहाँ पर वो काफी ध्यान से नीचे से जाते हुए कीड़े को देख रहा था, जो देखकर रे उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या खड़े हो। जहाँ पर क्लेरिस बताती है, मुझे जाते हुए छोटे छोटे कीड़े को देखना काफी ज्यादा पसंद है, और ये चीज रॉयल फैमिली के लोगों के लिए काफी ज्यादा अजीब है, और इसी वजह से क्लेरिस का एक भी दोस्त नहीं है। और इसी वजह से रे क्लेरिस को हमने एक दोस्त बना लेता है। इसी वजह से वो बेचारा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका कीड़े देखने का आदत की वजह से कोई भी उसका कभी भी दोस्त नहीं बना, और यहाँ पर वो दोनों ही तो एक दूसरे का दोस्त बन गया था। और इसी वजह से क्लेरिस एक साथ जंगल पे जाकर इंसेक्ट देखने का डिसाइड करता है। और अगले दिन पे क्लास पे टीचर रे को डिफेंस टेक्निक के बारे में बताने के लिए कहते हैं, जो सुनकर रे बताता है टोटल 7 टेक्निक एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पर रे तो सभी टेक्निक का नाम भी ठीक कहा था, जो देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट को इतना कुछ पता होगा। और जाने से पहले टीचर सभी को बताता है, कल तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से तुम लोग को 4-4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जो सुनकर वो चारों एक टीम बना लेता है, और रे के टीम के अंदर रोज, एलिजा और अभी था। और रोज को देखकर सभी हैरान था कि आखिरकार ये ऑर्डिनरी पर्सन के साथ क्यों जा रहा है। और बाद में सभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फॉरेस्ट के बाहर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर टीचर सभी को बताता है, तुम सभी को फॉरेस्ट के अंदर जाकर चेक पॉइंट से अपना स्टैम्प कलेक्ट करना होगा, और जिस ग्रुप के पास ज्यादा स्टैम्प होगा वही विनर बनेगा। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है, तो सभी अपना अपना ध्यान रखना। और थोड़ी देर बाद ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जेरिका, रे और रे का ग्रुप जंगल के अंदर जाने लग जाता है, और जंगल पे घूमते घूमते एलिजा के सामने काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है। और ये देखकर एलिजा तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उन लोगों के पास तो रे है, और वो थोड़ी ना कमजोर था, जहाँ पर रे अपना एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर को काट डालता है। और ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन लोगों को अपना फर्स्ट टाइम मिल जाता है, और दूसरी साइड एल्बर्ट और उसका पूरा ग्रुप जंगल में खो गया था। और देखते देखते रात हो जाता है। इसी वजह से रे का बाकी सारा टीममेट एक जगह पर होल्ड करता है, जहाँ पर वो सभी रे का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसका कॉम्बैट ट्रेनिंग के साथ साथ सर्वाइवल ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा अच्छा है। और रे के पास इतना एबिलिटी होने के कारण रोज उसके ऊपर थोड़ा सा शक करता है, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था रे उन सब से कुछ न कुछ छुपा रहा है। और बातें करते करते रोज अपने बारे में बताता है, मुझे बाकी की तरह फैमिली के मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जहाँ पर अभी रे से कहता है, तुम तो हमारा उम्मीदों से भी बेहतर निकले। और इसका ये बात सुन के रे को अपना जनरल का याद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इससे ठीक ऐसा ही बात की थी। और बाद में ज्यादा रात होने पर वो तीनों सो जाता है, लेकिन यहाँ पर रे जगकर आसपास का माहौल का ध्यान रखता है। और तभी रे को अपना मास्टर का बात याद आता है, जहाँ पर उन्होंने उससे कहा था, अगर तुमको स्टूडेंट की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है तो तुमको अपना आइडेंटिटी सभी से छुपाना होगा। और जब भी सुबह होता है, रे और उसका सभी साथियों को किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जिस सुनकर रे बिना कुछ सोचे वो आवाज की तरफ भागने लग गया। और जब भी रे वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है एल्बर्ट के पूरे ग्रुप में एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर दिया है। और यहाँ पर एल्बर्ट भी वो मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी रे वहाँ पर जाकर एल्बर्ट को पुकारता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी रे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन रे का स्पीड यहाँ पर इतना ज्यादा हाई था, वो एक ही झटके में वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और वो मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद रे एल्बर्ट के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो देखकर एल्बर्ट हमेशा की तरह उसको बुरा वाला बोलने लग जाता है, तुम तो एक ऑर्डिनरी हो, तुमको क्या लगा मैं तुमसे मदद लूंगा। और थोड़ी देर बाद ही रे का दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर अभी और एलिजा एल्बर्ट का दोस्तों को छुड़ाने के लिए जाता है। और यहाँ पर रोज को तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि रे ने अकेले ये मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसी वजह से रोज उससे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन। और तभी हम लोग देखते हैं इन लोगों को पेड़ के पीछे से कोई देख रहा है, जहाँ पर वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके वो मरा हुआ मॉन्स्टर को दोबारा जिंदा कर देता है। और ये मैजिक की वजह से तो वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और ये देखकर रे को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये मॉन्स्टर फिर से कैसे जिंदा हो गया। और आगे रे वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और ये देखकर रे का बाकी टीममेट भी उसका मदद करने लग जाता है, जहाँ पर रोज अपना फायरबॉल क्रिएट करके उसको थोड़ा सा दूर फेंक देता है। और ये देखकर अभी और एलिजा भी अपना पार को एक साथ करके उसके ऊपर अटैक करता है। और उसका अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर का तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था। और इस चीज का मौका उठाकर रे अपना शॉट की मदद से वो मॉन्स्टर को काट देता है बीच से। और वो मॉन्स्टर को हराने के बाद अभी और एलिजा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन एल्बर्ट को भी रोज की तरह रे के ऊपर शक होने लगा। और आगे एल्बर्ट के दोस्त एल्बर्ट से कहता है, हमने जितना भी रे के बारे में सुना था वो तो इससे अलग है। और यहाँ पर रे जैसा भी है एल्बर्ट को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमेशा रे का ऑर्डिनरी होने के वजह से चिढ़ता है। और आगे रे का ग्रुप जंगल का आखिरी स्टैम्प भी कलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पर रे तो एलिजा को कंधे में उठाया हुआ था, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गया था। जिसके बाद फॉरेस्ट का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर रे का टीम को विनर बना देता है, क्योंकि उन लोग के पास ही सबसे ज्यादा स्टैम्प था। और रे को विनर बनता हुआ देख बाकी स्टूडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहता था जिस ग्रुप में रे हो वो जीत जाए। लेकिन रे का टीम को इन लोगों के बातें से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट में एक घर के अंदर एक लेडी को दिखाया जाता है, जो
कि किसी के लिए इंतजार कर रही थी। और आगे उसका मेड आकर उससे कहती है आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। और वो पर्सन और कोई नहीं था बल्कि रे था। और वहाँ पर रे वो लेडी के साथ बातें करने लग जाता है, जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है ये लेडी और कोई नहीं बल्कि रे का मास्टर है। और यहाँ पर मास्टर रे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो चाहती थी रे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपना जिंदगी बिताए। और रे का पूछने पर मास्टर बताती है वो सभी ब्रेन को स्टडी कर रहा है, और ज्यादातर लोग मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए अपना बॉडी का इस्तेमाल करता है। और लेकिन अगर हम लोग वो मैजिक अपना ब्रेन की मदद से करे तो वो मैजिक का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही रिसर्च एक पर्सन चुराने की फिराक में है। और आगे रे अपना मास्टर को व्हील चेयर में बैठा कर घुमाने ले जाता है, क्योंकि वो काफी समय से बाहर नहीं निकली थी। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है रे बचपन से काफी ज्यादा हिम्मत वाला है। ऐसे काम जो कि एलिट सोल्जर करने पे भी डरते थे वो रे काफी ज्यादा आसानी से कर देता था। और आगे रे अपना मास्टर को बताता है मैंने एकेडमी के अंदर काफी सारा दोस्त बनाया हूँ, और उनमें से एक लड़की भी है जो कि आपका काफी बड़ा एक फैन है। और असल में एलिजा जिसका फैन था वो और कोई नहीं बल्कि रे का मास्टर ही है। और घर पे आने के बाद रे का मास्टर रे को एक बुक देता है जिससे कि वो एक अच्छा सॉर्सरर बन सके। और अगले दिन पे जब भी रे अपना जॉगिंग कर रहा था अचानक से वो एलिजा को देखता है, जहाँ पर एलिजा सुबह सुबह एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रही थी। और इसी वजह से रे भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद एलिजा तो शर्म के मारे लाल हो जाता है। और बाद में रे अपना ड्रेस पहन के एलिजा के पास आ जाता है, जहाँ पर लाइब्रेरी पे एलिजा हमेशा की तरह रे का मास्टर का बुक को पढ़ रहा था, लेकिन दूसरी साइड रे तो लव स्टोरीज का बुक पढ़ रहा था। और जब भी वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आता है क्रेलिस उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो भी रे को पसंद करने लग गया था। और इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो कैसे जाकर रे के साथ बातें करे। और क्रेलिस को देख के रे भी उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर क्रेलिस रे को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जहाँ पर रे उसके पास आकर उसको लंच के लिए इन्वाइट करता है। और यहाँ पर रे लंच करने के लिए थोड़ी ना अकेला आता, वो दोनों लड़कियों को लेकर आता है अपने साथ लंच करवाने के लिए, जहाँ पर रे एलिजा और क्रेलिस उन दोनों से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा देता है। और यहाँ पर पहले तो क्रेलिस रे के ऊपर फिदा था, लेकिन अभी एलिजा भी रे के ऊपर फिदा हो चुका है। और खाना खाने के बाद वो दोनों रे को अलविदा कहकर अपना हॉस्टल पर चला जाता है। और यहाँ पर रे भी अपना घर जा रहा था, लेकिन तभी वो रास्ते में रोज को देखता है, जहाँ पर रोज उसे बताती है मैजिक कंपटीशन नजदीक आने की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ तैयारी करने के लिए काफी ज्यादा बिजी हो चुकी हूँ। और थोड़ी देर बातें करते करते रे उसको बताता है मैंने थोड़ी देर पहले एलिजा और क्रेलिस के साथ खाना खा के आया हूँ। और उसका ये बात सुनकर रोज भी थोड़ी सी जेलस फील करती है, क्योंकि रोज भी धीरे धीरे करके उसको पसंद करने लग गया था। फिर नेक्स्ट में प्रोफेसर ग्रे और रे को बात करते हुए दिखाया जाता है। और असल में रे तो पहले ही प्रोफेसर ग्रे से मिलिट्री में काम कर चुका है, और प्रोफेसर ग्रे भी रे को स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करते हुए देख काफी ज्यादा खुश है। और दूसरे एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि पूरे जंगल में आग लगाना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो काफी गुस्से में रे का नाम लेता है। और ये सारा कुछ पीछे से एक अनजान इंसान देख रहा होता है। और अगले दिन पे रे एकेडमी पे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। और इसी वजह से दीना के को ऑफिस का की देते हुए कहने लगी तुमको ये अभी ऑफिस को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी लड़की अभी काम पे बिजी है। और जब भी रे ऑफिस पे जाता है वो गलती से रेबिका का ड्रेसिंग रूम पे चला गया, और ये देखकर रे क्या ही कहता, वो चुपचाप दरवाजा को बंद करके यहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड रोज को दिखाया जाता है जो की ट्रेनिंग ग्राउंड पे एक लड़की के साथ फाइट कर रही थी, जहाँ पर रोज उसको काफी आसानी से हरा देता है। और जब भी रोज रे को देखता है वो उसको चैलेंज कर देता है लड़ाई करने के लिए। और गेम के शुरू होने पे ही रोज बिना कुछ सोचे रे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और लड़ते हुए रोज उससे कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम मैजिकल पावर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसी वजह से मैं एक बार तुमसे लड़ना चाहता था। और ये देखकर तभी रोज रे के ऊपर एक अटैक करने जाता है, जहाँ पर रे भी उसका अटैक से बचने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन तभी रे को बचपन का किया हुआ ट्रेनिंग याद आने लग गया। और ये सोचते हुए रे उसको चोट पहुँचाने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके सिर में दर्द होता है, इसी वजह से वो और उसका स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाता है। और इसी वजह से इस डुएल पे रोज जीत गया था। और भले ही रोज जीत गई थी, लेकिन सभी रे का तारीफ करने लग जाता है। और इसी वजह से रोज को हर बार की तरह रे के ऊपर शक होने लग जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है पक्का इस बार वो जानबूझकर आ रहा है। और इसी वजह से वो उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। और यहाँ पर रे तो अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, इसी वजह से वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और आगे रे के साथ उसका सभी दोस्त लंच करने के लिए बैठता है, जहाँ पर सभी रे से पूछते हैं आखिरकार तुम इतना अच्छा शॉट कैसे चला लेते हो, जहाँ पर रे बताता है ये सारा कुछ मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया है। और वो लोग बात ही कर रहा होता है तभी एल्बर्ट आकर रे से एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। और यहाँ पर रे थोड़ी ना मना करने वाला था, वो उसको हाँ कह देता है। और आगे वो सभी एकेडमी के पास एक ग्राउंड पे पहुंचता है, और इसी के साथ वहाँ पर तो काफी बड़ा एक मैजिकल बैरियर क्रिएट हो गया था। और ये देखकर क्रेलिस को ऐसा लगता है उन दोनों का बैटल एल्बर्ट सभी से छुपाना चाहता है। और लड़ने से पहले एल्बर्ट रे को बताता है ये फाइट पे कोई भी रूल नहीं है, हम लोग जितना चाहे उतना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पर वो अनजान इंसान भी बैठ के उन दोनों का फाइट देख रहा था। और लड़ते हुए एल्बर्ट अपने फैमिली के बारे में बताने लग गया, हमारा फैमिली एक मिडिल क्लास का रॉयल फैमिली है, और मेरा फादर फैमिली का स्टेटस बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता
जाता था। और ये देखकर मैंने भी डिसाइड कर लिया मैं एक दिन मैजिशियन बनकर अपना फैमिली का स्टेटस को आगे ले जाऊंगा। और तभी एल्बर्ट के दिमाग पे रे को खत्म करने का आवाज गूंजती है और इसी वजह से एल्बर्ट भी अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर एल्बर्ट अपना काफी बड़ा एक फायरबॉल क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करता है। और इसी वजह से रे को ना चाहते हुए भी अपना थोड़ा सा पावर इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर रे अपना शॉट की मदद से वो फायरबॉल को 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये देखने के बाद सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी वजह से एल्बर्ट भी काफी सारा फायरबॉल बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी ना कम था, वो सही सलामत उसके सामने खड़ा था, जो देखकर एल्बर्ट काफी बड़ा एक ड्रैगन क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखकर रे बिना हिले वो ड्रैगन को 2 टुकड़ों में काट देता है। और इसका ये कारनामा देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उन सभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। और यहाँ पर रे तो जीत गया था, इसी वजह से एल्बर्ट रोने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद रोज रे से कहती है तुम अब कुछ भी छुपा नहीं सकते, जल्दी से बताओ आखिरकार तुम हो कौन। और ये सुनकर रे के पास भी कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो अपने बारे में बताने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कोई अनजान फोर्स रे के सभी साथियों को नीचे गिरा देता है। और दूसरी साइड ये सारा कुछ एल्बर्ट के साथियों के साथ भी होता है। और ये देखकर रे को तो समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अचानक से रे के सामने से एक मिस्टीरियस पर्सन उसके पास आने लग गया और ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ग्रे ही थी। और ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी साइड ये सारा कुछ समझ गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मास्टर उसको बता रही थी उसके अंदर प्रोफेसर भी ज्वाइन कर लिया है। वो यहाँ पर स्टूडेंट का दिमाग इस्तेमाल कर रहा है अपना मैजिक क्रिएट करने के लिए। जो सुनकर प्रोफेसर ग्रे तालियां बजाती हुए उससे कहती है तुम तो मेरे उम्मीद से भी काफी ज्यादा समझदार निकले। और आगे वो अपना दूसरी आंख रिवील करती है और ये देखकर ये समझ जाता है वो जंगल के अंदर जो मॉन्स्टर को मारा था वो प्रोफेसर ग्रे ही कंट्रोल कर रहा था। और आगे प्रोफेसर बताती है जंगल पे हर साल ये मॉन्स्टर के कारण काफी सारा स्टूडेंट मारा जाता है और किसी को भी आज तक मेरे ऊपर शक नहीं हुआ। और इसी के साथ इस साल पे मेरा प्लान भी कामयाब होने वाला था, लेकिन इसके बीच में तुम आ गए और इसी वजह से टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर मुझे इन सभी का इस्तेमाल करना है। और असल में ये बैरियर इसलिए बनाया गया था ताकि किसी को बाहर से पता न चले अंदर पे क्या हो रहा है। और ये सारा कुछ सुनकर रे को भी अब समझ आने लगा। इतने टाइम से वो अपना चेहरे पर नकाब लगाकर घूम रही थी और वो सभी स्टूडेंट के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है ताकि वो समय आने पर सभी का इस्तेमाल कर सके। और अभी वो ये चीज रे और उसका दोस्तों के साथ ये सारा कुछ करना चाहता है और इसी वजह से रे भी उसके साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर ग्रे भी अपना पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पर रे तो उसका अटैक से बचने का कोशिश कर रहा था, जो देखकर ग्रे अपना फायर स्नेक को उसके दोस्तों की तरफ भेजने लग जाता है। और ये देखकर रे के पास भी कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो अपना आइस मैजिक का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचा लेता है। और जब भी रे अपना ओरिजिनल पावर पे आता है उसके आसपास काफी सारा आइस ब्लेड भी आ जाता है और उसका इतना खतरनाक पावर देखकर प्रोफेसर ग्रे का भी फट के चौसर हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था आइस ब्लेड सॉर्सर लास्ट वॉर के बाद गायब हो चुका था। जो सुनकर ये बताता है हाँ ये बात सच है। इसके बाद आइस ब्लेड सॉर्सर के पावर मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया था। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है पहले रे का मास्टर आइस ब्लेड सॉर्सर था और इसका ये बात को सुनने के बाद प्रोफेसर का दिमाग ही खराब हो जाता है और इसी वजह से वो काफी बड़ा एक फायरबॉल बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर रे अपना एक ही आइस ब्लेड से उसका अटैक को खत्म कर देता है। और यहाँ पर ग्रे भी कहाँ हार मानने वाली थी, इसी वजह से वो अपना डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके रे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रे के पास भी अपना एंटी मटेरियल का कोड का पावर है, जहाँ पर रे उसका मदद से डार्क मैजिक को भी खत्म कर सकता है। और ये देखकर प्रोफेसर का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था, क्योंकि रे मूवमेंट ना करके उसका अटैक को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जहाँ पर वो कहता है अब तुम आइस ब्लेड सॉर्सरर का रियल पावर का झलक देखने वाले हो। और ये देखकर प्रोफेसर डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में रे अपना पावर का इस्तेमाल करके उसका एक पैर को काट देता है। और ये सारा कुछ देख के प्रोफेसर ग्रे को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रे जैसा एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट आखिरकार आइस ब्लेड सॉर्सरर कैसे हो सकता है। जहाँ पर प्रोफेसर उसे कहती है प्लीज रुक जाओ, प्लीज तुम मेरे ऊपर अटैक मत करना, हम लोग ये बात को बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर प्रोफेसर रे के सामने अपना जान का भीख मांगने लगी और इसी वजह से रे भी उसको माफ करने वाला होता है। और इस चीज का मौका उठाकर अचानक से ग्रे रे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर रे का पावर थोड़ी ना कम था, उसका अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता है। और इसी वजह से ग्रे समझ जाता है लगता है मैंने आज किसी गलत पर्सन के साथ पंगा ले लिया है। और आगे प्रोफेसर रे को मॉन्स्टर कह के पुकारती है और यहाँ पर रे भी पूरी तरीके से तैयार हो गया था उसको मारने के लिए। और ये देखकर ग्रे कहती है मैं अच्छे से जानता हूँ मैं 7 ब्लेड सॉर्सरर के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती और अभी मेरे सामने उससे भी पावरफुल आइस ब्लेड सॉर्सरर खड़ा हुआ है। और आगे वो उससे पूछता है क्या तुम सच में मुझे खत्म करने वाली हो। और ये सुनकर रे मना करता है और असल में रे प्रोफेसर ग्रे को जिंदा कैद करने वाला था, लेकिन तभी प्रोफेसर ग्रे अपना पहना हुआ लॉकेट को निकालकर अपने माथे पे इंजर्ट कर देता है। और असल में उसके अंदर तो काफी सारा डार्क मैजिक था और इसी वजह से प्रोफेसर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पर जो प्रोटेक्शन लगा हुआ था वो अचानक से गायब हो जाता है और इसी वजह से रे का सभी दोस्त भी उसका मैजिक से आजाद हो जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर रे के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है, जो देखकर रे भी अपना आइस पावर का इस्तेमाल करके उसका अटैक से बच जाता है। जो देखकर प्रोफेसर काफी बड़ा एक फायरबॉल बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर रे अपना एंटी मटेरियल कोड को पढ़कर उसका अटैक को खत्म कर देता है। और आगे रे टीचर को आइस और फायर के बीच में अंतर बताता है। आइस और फायर मैजिक दोनों एक ही रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं इस चीज को अपर लेवल पे ले जाकर एंटी
मटेरियल कोड पे कन्वर्ट कर दिया और यही मेरा रियल पावर है। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी एंटी मटेरियल कोड को सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर पाया। और आगे रे अपना पावर का इस्तेमाल करके एक आइस स्वॉर्ड क्रिएट करता है और दूसरे साइड प्रोफेसर अपना डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती है, जो कि कुछ भी काम नहीं आता। और तभी रे के सभी दोस्त रे को देखने लग जाता है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है रे यहाँ पर कुछ ज्यादा आइस मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, इसी वजह से वो धीरे धीरे करके फ्रीज हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रे उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है और उसका ये हालत देखकर प्रोफेसर को भी समझ आ जाता है कि रे अपना पावर अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। और इस चीज का मौका उठाकर प्रोफेसर उसके ऊपर अपना फायरबॉल का अटैक करता है और यहाँ पर रे तो काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से उसका शॉट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और यहाँ पर रे के पास भी कोई भी रास्ता नहीं था और इसी वजह से रे अपना पावर का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को हमेशा हमेशा के लिए आइस बैरियर पे कैद कर लेता है। और इसी के साथ रे वो बैरियर के ऊपर कुछ फूल भी लगा देता है। और यहाँ पर रे तो कुछ ज्यादा ही अपना पावर इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से थक के मारे वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर रे का सभी दोस्त भी उसके पास आने लगता है। और यहाँ पर रे भी काफी ज्यादा खुश था कि वो आज अपना दोस्तों को बचाया है। फिर नेक्स्ट में रे का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नन्हा सा रे मास्टर को उसको बैटलफील्ड के अंदर पड़ा हुआ मिलता है और इसी वजह से मास्टर उसको उठाकर जनरल के पास लेकर आती है, जहाँ पर वो जनरल में से उसको यहाँ पर रखने की परमिशन मांगती है। और कुछ समय बाद प्रिंसिपल आकर उसको बताती है जनरल ने रे को यहाँ पर रखने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग रे को इस कंट्री का सिटीजन नहीं मानता है। और आगे प्रिंसिपल उसको ये बताती है रे जिस विलेज से बिलोंग करती है वहाँ पर वो लोग भगवान और शराब पे काफी ज्यादा बिलीव करता है और यही वो रीजन है कि वो लोग रे को इस जगह का सिटीजन नहीं मानता है। और ये सुनकर रे का मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि आखिरकार वो लोग एक बच्चे के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। और दूसरी साइड रे को दिखाया जाता है जिसको की होश आ गया था, जहाँ पर कैरोलिन उससे उसका नाम पूछता है और ये लड़की और कोई नहीं वो 7 ग्रेट सॉर्सरर में से एक है जिसका नाम कैरोलिन है। और यहाँ पर काफी बार पूछने के बावजूद भी रे जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद मास्टर भी आ जाता है, तब जाकर रे अपना नाम बताता है। और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और देखते देखते कैंप का सभी लोग रे को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था। और कैरोलिन तो रे के लिए सबसे लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो चाहती थी वो रे को अपने साथ रखे, लेकिन उसका बात को सभी मना कर देता है, क्योंकि मिशन की वजह से वो सभी बाहर रहता है, इसी वजह से रे का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये सुनकर जनरल भी मास्टर से उसका राय पूछता है और इतने में थे यहाँ पर रे आ जाता है और इसी वजह से मास्टर रे से पूछती है आखिरकार तुम क्या चाहते हो, जहाँ पर रे बताता है मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और ये बात को सुनकर मास्टर इतना ज्यादा खुश हो गई थी, वो रे को अपना ब्लेसिंग देता है और मास्टर के कहने पर जनरल भी रे को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। और आगे मास्टर रे को एक सॉर्सरर बनाने का फैसला करती है और ये सुनकर नन्हा रे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और देखते देखते 6 साल बीत जाता है और यहाँ पर रे भी बड़ा हो गया था, जहाँ पर आइस ब्लेड सॉर्सरर की पावर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर इतना ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो सामने से आता हुआ सभी सोल्जर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और रे का पावर को देख के उसका कंट्री के सोल्जर का होश ही उड़ जाता है कि आखिरकार एक छोटा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और दूसरी साइड कैंप पे एक मीटिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है वॉर पे मैजिक का यूज काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी वजह से उनकी कंट्री पे काफी सारा सोल्जर मारा जा चुका है। और इसी वजह से जनरल रे से कहता है अगर तुम चाहो तो किसी भी सेफ जगह पर जा सकते हो, क्योंकि अब बैटलफील्ड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और ये सुनकर रे मना कर देता है, क्योंकि उसको मास्टर का बात याद है कि जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसके पास ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और इसी वजह से वो भी इस जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। और उसका ये बात को सुनकर हरवन नाम का एक सोल्जर कहता है डरने की कोई भी बात नहीं, और अगर रे को कुछ भी हुआ मैं उसको बचा लूंगा। और तभी हम लोग को एनिमे का स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हरवर्ड के पास एक अनजान फोर्स आकर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और ये सारा कुछ देख के रे गुस्से के कारण अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। फिर नेक्स्ट में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे अभी हॉस्पिटल पर है और उसका आसपास मास्टर और प्रिंसिपल भी खड़ा हुआ था। और इसी वजह से रे अपने मन में सोचने लग जाता है मैंने अपना आइडेंटिटी छुपा नहीं पाया, इसी वजह से शायद मास्टर नाराज होगी। लेकिन ऐसा बात नहीं था, मास्टर इस बात से खुश थी कि रे ने अपना दोस्तों को बचाने की वजह से अपना पावर का सही इस्तेमाल किया, और उसके बदले में अगर मास्टर भी होता तो वो यही करता। और आगे रे अपना दोस्तों के बारे में पूछता है, जहाँ पर प्रिंसिपल बताती है तुमको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बिल्कुल ठीक है। और आगे मास्टर उसको ये कह के यहाँ से जाने लगी कि ठीक होने के बाद तुम मुझसे मिलने जरूर आना। और आगे प्रिंसिपल रे से कहती है कि मैं इस बात से खिलाफ थी कि तुमको पढ़ने के लिए इस एकेडमी पे भेजा जाए, लेकिन एक दिन तुम्हारा मास्टर आकर मेरे पास सर झुकाकर मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी, और उसकी बस एक ही इच्छा था कि तुम इस एकेडमी पे आकर नया नया दोस्त बनाओ। और मैंने भी तुम्हारा मास्टर को किसी के लिए इतना कुछ करते हुए नहीं देखा, और इसी वजह से मैं भी चाहता तुम भी अपना स्कूल लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। और ये सुनकर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिस वजह से वो रोने लग जाता है। और दूसरी साइड मास्टर भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। और इससे ये पता चलता है मास्टर रे का काफी ज्यादा परवाह करती है, जहाँ पर मास्टर रे को अपने बेटी की तरह मानता है। और बाद में रे के सभी दोस्त रे से मिलने के लिए आते हैं, और इसी वजह से रे भी अपने दोस्तों को सारा कुछ सच्चाई बता देता है कि मैं 7 ग्रेट सॉर्सरर में से एक हूँ, द आइस ब्लेड सॉर्सरर। और ये सुनकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान था। और आगे रे बताता है मैं जब हार्वर्ड को लास्ट वॉर के दौरान मरते हुए देखा, और मैंने अपना पावर को गुस्से के वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, और वही ब्लास्ट के कारण मेरे मास्टर अपना
पैर गवा दिया और इसी वजह से रे को आज तक इसके लिए अफसोस है। और इसी के साथ रे ये भी सोचता है कि मैंने बैटलफील्ड पे काफी सारे लोगों को मार दिया और इसी वजह से मेरा जीने का कोई भी हक नहीं। और उसका बातें सुनकर सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी रोज रे से कहती है ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुमने पास्ट में जो कुछ भी किया हो इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर अभी तुम जैसे हो वैसे ही हमें अच्छे लगते हो। और इसके साथ सभी रे के साथ हमेशा रहने का वादा करता है। और उन लोगों का ये बात सुनकर रे को अपना पुराना कैंप वाले टीम का याद आता है। और बाद में रात होने पर अल्बर्ट रे से मिलने के लिए आता है। और असल में वो तो यहाँ पर ये सब की वजह से रे से माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया था। और उसका ये बात को सुनकर रे भी उसको माफ कर देता है। और बाद में रे अल्बर्ट को काफी सारा ज्ञान की बातें बताता है। और रे का इतना ज्ञान वाला बातें सुनकर अल्बर्ट को अपना किए का पछतावा होने लग जाता है। और इसी वजह से अल्बर्ट रे से वादा करता है मैं आज से किसी को भी भला बुरा नहीं कहूंगा। फिर कुछ दिन बाद एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ग्रे के बदले में कैरोलिन नया टीचर बन के सभी के सामने आया था। और कैरोलिन का नया चेहरा देखकर सभी के मन में लड्डू फूटने लग जाता है। लेकिन दूसरी साइड रे इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है आखिरकार कैरोलिन यहाँ पर क्यों आ गई। और आगे कैरोलिन सभी को शॉर्टमैन कंपटीशन के बारे में सभी को बताती है। और ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें 3 एकेडमी के स्टूडेंट पार्ट लेंगे। और आगे कैरोलिन बताती है इस कंपटीशन में टोटल 16 लोग पार्टिसिपेट करेगा। और वैसे भी हम लोग कॉम्बैट स्किल में काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो डोमा एकेडमी है वो हमसे भी फिजिकल एबिलिटी में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और लास्ट में जो मैरगुलोस एकेडमी है वो रिसर्च में काफी ज्यादा अच्छा है। और आने वाले टाइम पे वहाँ का स्टूडेंट काफी ज्यादा अच्छा रिसर्चर बनेगा। और इसी वजह से तीनों एकेडमी एक दूसरे से काफी ज्यादा बेहतर है। और आगे कैरोलिन रे को एक आंख मारते हुए कहती है इस कंपटीशन का सारा जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और यहाँ पर कैरोलिन रे को तो एक आंख मारा था, इसी वजह से उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है। और आगे रे प्रिंसिपल के पास जाकर कहता है आखिरकार आप वो औरत को यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस सुनकर प्रिंसिपल कहती है आखिर इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, और वैसे भी वो फ्री थी इसी वजह से मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया। लेकिन रे को कैरोलिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर ये कहता है आप कैरोलिन को जानते हो ना, मुझे बचपन से ही कैरोलिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस सुनकर प्रिंसिपल उससे कहती है कैरोलिन को सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन तुमको इसमें क्या दिक्कत है। जहाँ पर ये बताता है बाकी स्टूडेंट कैरोलिन को किसी और वजह से ही पसंद करता है। और अभी अगर आप कैरोलिन को इस एकेडमी से नहीं निकाला ना तो मैं अपना असली रूप सभी को दिखाने लग जाऊंगी। अतः यहाँ पर पीछे से कैरोलिन आकर रे को टच करते हुए कहती है तुम आखिरकार मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। और कैरोलिन का ये बात को सुनकर रे काफी ज्यादा डर जाता है। और आगे कैरोलिन रे के पास जाकर उसको गले लगाने की कोशिश करने लगी। और इसी वजह से रे डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे और क्रेलिस दो स्टूडेंट का मैच देख रहा होता है। जहाँ पर क्रेलिस रे से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। और ये सुनकर रे वो ब्लू बाल वाली लड़की को चुनता है। और आगे रे बताता है उसका कॉम्बैट स्किल तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसका मैजिक काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी वजह से रे को पूरा यकीन है कि वही जीतने वाला है। और जब भी मैच खत्म होता है वही लड़की जीतती है। और इसी वजह से क्रेलिस काफी ज्यादा हैरान होकर रे से पूछती है आखिरकार तुम 2 सेकंड में कैसे बता सकते हो आखिरकार फाइट में कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर रे के लिए तो ये काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि वो पावरफुल सॉर्सरर में से एक है। और अगला मैच रोज का होता है जहाँ पर सभी रोज को सपोर्ट कर रहा था। और करीब 10 सेकंड के अंदर ही रोज ये मैच को आराम से जीत जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी रोज काफी ज्यादा सैड दिख रहा था। और ये देखकर रे को समझ आ जाता है जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है। फिर नेक्स्ट में रोज को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पर रोज का फादर उससे कह रहा था मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ शॉर्टमैन कंपटीशन में तुम्हारा स्किल देखने के लिए, और चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमको एल्ग्रेन से जीतना ही होगा। और आगे रे रेबिका से पूछता है आखिरकार वो है कौन जिसको हराने के लिए रोज इतना ज्यादा सीरियस है। जो सुनकर रेबिका उसको बताती है एल्ग्रेन को डोमा एकेडमी वाले प्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजेंगे। और वैसे भी एल्ग्रेन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो रोज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एल्ग्रेन टॉप नोबेल फैमिली में से बिलोंग करती है। और आगे डीना कहता है एल्ग्रेन एक ऐसा लड़की है जो कि नोबेल होने का काफी ज्यादा घमंड करती है, और जब भी वो किसी से फाइट करने के लिए जाता है वो अपने फैमिली को दांव में लगा देता है। और यही वो वजह है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी साइड रोज अपना फाइनल मैच का ओपोनेंट एल्बर्ट को भी हरा देता है, लेकिन एल्बर्ट हारने के बावजूद भी वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और हारने के बावजूद भी एल्बर्ट काफी अच्छा बर्ताव करता है, जो देखकर क्रेलिस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और शाम होने पर रे रोज के पास जाकर उससे पूछता है एक बात बताओ तुम फाइट करने के टाइम पे इतना घबराते क्यों हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा जीतने का चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जहाँ पर रोज बताती है मैं एल्ग्रेन को हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर रे कहता है अभी भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने में 1 महीना बचा हुआ है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ट्रेन कर सकता हूँ, और वैसे भी तुमको ट्रेन करने के लिए मुझे अपना ज्यादा पावर इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। और एक ये बात सुनकर बाद में रोज भी उससे ट्रेनिंग लेने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में रोज का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और जब भी रोज अपना फैमिली के साथ एक पार्टी में होता है उसका मुलाकात पहली बार एल्ग्रेन से हुई, और उस टाइम वो दोनों एक दूसरे को ढंग से जानता तक नहीं था, लेकिन पार्टी में आने के बाद उन दोनों का काफी अच्छा दोस्ती हो गया। और ऐसे ही वो दोनों एक साथ बचपन में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है। और एक दिन रोज आकर एल्ग्रेन से हर चीज के लिए उसे शुक्रिया कहती है, जहाँ पर वो कहती है अगर तुम नहीं होती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर में बंद ही रहती, और तुम्हारी वजह से मैं बाहर आकर इतना ज्यादा खुश हूँ। और ये सुनकर एल्ग्रेन उसको गला लगाते हुए कहता है हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच में एक
एक शॉर्ट फाइट कंपटीशन होता है जहाँ पर एल्ग्रेन काफी आसानी से उसको हरा देती है और इसी वजह से रोज को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके बाद से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने शुरू हो जाती है। और असल में रोज तो एल्ग्रेन से हारने के बाद काफी ज्यादा चेंज हो गया क्योंकि रोज काफी बड़ा एक नोबेल फैमिली में से एक था और उसके लिए टूर्नामेंट को जीतना काफी ज्यादा जरूरी था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रोज आकर रे को ढूंढती है लेकिन उसको तो कहीं पर भी रे नहीं मिल रहा था और तभी अचानक से रे रोज के सामने एक मास्क लगा कर आता है और रे आकर रोज से कहता है मैं आपसे तुम्हारा मास्टर हूँ और इसी वजह से तुम हाथ से मुझे रेंजर कह के पुकारना। जो सुनकर रोज पूछती है आखिरकार ये जड़ क्या होती है। जो सुनकर रे चिल्लाते हुए कहता है पगली जड़ नहीं रेंजर और अभी तो तुमको एकेडमी का ग्राउंड का एक चक्कर लगाना है और इसके बाद तुमको फॉरेस्ट का राउंड भी लगाना है और सारा राउंड लगाने के बाद तुमको यहीं पर ही वापस आना है। और वैसे भी 20 किलोमीटर का ट्रेनिंग है इसी वजह से तुम अपना स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आगे वो दोनों रनिंग करने लग जाता है जहाँ पर ये बताता है बहुत सारे लोग रनिंग करने के टाइम पे अपना पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन रोज तुमको ये जानना ही होगा हमारा मेन हिस्सा हमारा बॉडी है और भले ही तुमको काफी सारा स्किल आता हो लेकिन तुम अगर फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हारा स्किल कोई भी काम नहीं आने वाली। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रे उससे कहता है भले ही आज का ट्रेनिंग आसान था लेकिन कल का ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इसी वजह से रेडी रहना। और यहाँ पर रोज तो उसको रेंजर कहना भूल जाता है इसी वजह से रे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना मुझे रेंजर कह के पुकारा करो। और ऐसे ही रोज का हर दिन काफी खतरनाक ट्रेनिंग चलता रहता है और इसी वजह से रे भी काफी ज्यादा सख्त लौंडा बन चुका था। और इसी वजह से रोज एक दिन सोचने लग जाता है मैं नर्क पे तो नहीं आ गई। और जब भी रोज का आँख खोलता है वो देखता है रे तो बर्तन पीटते हुए सुबह सुबह उसको बुला रहा है जहाँ पर रे उसको कहता है आखिरकार तुम सो कैसे सकते हो जल्दी से रेडी होके अपने ट्रेनिंग के लिए आओ। और रे का नीचे उतरने के बाद डीना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगी क्योंकि रे ऐसे ही गर्ल्स के हॉस्टल पे नहीं आ सकता। जिसका रे कहता है मैं रे नहीं बल्कि उसका मास्टर हूँ और मैं आपसे माफी चाहता हूँ अगर इससे आपको दिक्कत होता है तो। और तभी रे का नजर रोज पर पड़ता है जो कि छुपकर से भाग रहा था। जो देखकर रे कहता है इतना आसानी से तुम मेरे से छूटकर भाग नहीं सकते। जहाँ पर एक जगह से कूदकर रोज को एक ही बारे में पकड़ लेता है लेकिन दिन पे ट्रेनिंग के टाइम पे रोज रे से छूटकर यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर रे रोज को ढूंढ ही रहा होता है तभी वो सामने एल्बर्ट को देखता है और यहाँ पर एल्बर्ट तो अकेला बैठा हुआ था इसी वजह से वो उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ। जहाँ पर एल्बर्ट उसको बताता है मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं हर दिन ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पावर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। जिसका रे उसको बताता है चिंता मत करो एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब तुमको अपना मेहनत का फल मिलेगा। और आगे रे एलिजा के पास जाकर रोज के बारे में पूछता है लेकिन यहाँ पर उन लोगों को भी रोज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी वजह से रे अपना मार्क्स का पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और कुछ ही देर के अंदर रे अपना मार्क्स की वजह से रोज को ढूंढ लेता है और दूसरी साइड रोज को दिखा जाता है जो कि छुप कर बैठा हुआ था लेकिन तभी यहाँ पर रे काफी भयानक तरीके से रोज के सामने आता है और रे को देखकर रोज कहता है मैं भागी नहीं थी बल्कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना था। लेकिन ये सारा कुछ बात रे के ऊपर थोड़ी ना चलने वाला था और आगे रे रोज को घसीटते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेकर जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रे एक लड़की के रूप में घर से बाहर निकलता है और हर दिन की तरह रोज अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और आज तो रोज ने नया रिकॉर्ड ही बना लिया है। और तभी रे एक लड़की के गेटअप पे बाहर निकलते हुए कहता है मेरा नजर तुम पर है ऐसे ट्रेनिंग करते रहो। और ये सुनकर रोज भी ओके रेंजर कहती है लेकिन तभी वो देखती है यहाँ पर तो रे है ही नहीं और जाते हुए रे कहता है सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है और अब से मेरा मिशन स्टार्ट होगा क्योंकि मैं डोमा एकेडमी जाने वाली हूँ। और बाद में रे भी डोमा एकेडमी पहुँच जाता है और तभी रे देखता है सामने एक लड़की रो रही है और इसी वजह से रे उसके पास जाकर अचानक से बॉक्स के अंदर से निकलता है और असल में ये लड़की की बहन खो चुकी थी। और इसी वजह से रे कहता है चिंता मत करो हम दोनों मिलकर तुम्हारे बहन को ढूंढेंगे। जहाँ पर अपना नाम लिली बताती है और ये सुनकर वो लड़की अपना नाम टेना एल्ग्रेन बताती है जो सुनकर रे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे रे उसका बड़ी बहन को ढूंढ लेता है जिसका नाम एरियाना है और ये और कोई नहीं था रोज का वही बचपन का दोस्त था। और आगे रे और एरियाना एक दूसरे को अपना अपना नाम बताता है और यहाँ पर एरियाना रे को देख के पहले ही पता लगा लिया था कि ये लड़की किसी दूसरी एकेडमी से है जबकि एरियाना को इतना शक हो ही गया था। इसी वजह से रे उससे कहता है मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। और आगे वो बताता है मैं हेरन एकेडमी से रे व्हाइट हूँ। और ये सुनकर एरियाना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो रे को बिल्कुल भी पहचाने नहीं पाता कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और आगे एरियाना बताती है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम पहला ऑर्डिनरी हो जो कि उस एकेडमी पे ज्वाइन किए हो। और असल में रे का पार के वजह से ये लोग काफी कुछ सुना है। और असल में रे तो आरियाना से यहाँ पर फाइट करने के लिए आया था और यहाँ पर रे ने आरियाना का छोटी बहन का मदद किया था इसी वजह से वो भी मान जाती है। और थोड़ा सा बकवास करने के बाद वो दोनों ही अपना मैच स्टार्ट करता है जहाँ पर एरियाना जमीन पे बैठकर रे के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है और इसी वजह से रे का शॉट वहाँ पर टूट गया जो देखकर रे को भी समझ आ जाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसकी छोटी बहन का जाने के बाद आरियाना रे से पूछती है क्या तुम शॉर्टमैन कंपटीशन में हिस्सा लोगे। जो सुनकर रे उसको मना करते हुए बताता है मैं भी तुम्हारा पुराना फ्रेंड को कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसका नाम रोज है। और ये सुनकर एरियाना समझ जाती है आखिरकार रे यहाँ पर क्यों आया है। और आगे रे कहता है वो तुमसे नहीं हारेगा क्योंकि मैंने जो उसको ट्रेनिंग दिया है। और दूसरी साइड रोज को दिखाया जाता है जो कि आज के ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा थक चुकी थी। तो यहाँ पर रे आकर कहता है तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। और जब भी रोज रे को देखता है वो अभी भी लड़की का गेटअप में होता है और जब भी रे उन लोगों को बताता है मैंने बस अपना गेटअप चेंज किया
है। ये सुनकर सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ऐसा होना ही था क्योंकि रे पूरा ही लड़की के जैसा बन गया था और यहाँ पर रे इतना अच्छे से हमने गेटअप को चेंज किया था, कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा था। और आगे रे हमने सभी दोस्तों को लेकर अपने मास्टर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और जब भी वो सभी वहाँ पर पहुँचता है रे बताता है ये सभी मेरे काफी अच्छा दोस्त है, जहाँ पर सभी हमने अपना इंट्रोडक्शन उसके मास्टर से करता है। और यहाँ पर एलिजा रे का मास्टर का काफी बड़ा फैन थी, इसी वजह से वो उससे ऑटोग्राफ मांगती है। और जब भी क्रेलिस हमने आपको इंट्रोड्यूस करी थी उससे पहले मास्टर कहती है तुमको हंटर बनना है ना। और आगे रे का मास्टर सभी को एक कार्ड दिखाता है और ये देखकर क्रेलिस तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि लाइव में वो पहली बार ये कार्ड को देखा है और असल में ये कार्ड टॉप लेवल का हंटर के पास ही होता है। और आगे रोज अपने आपको इंट्रोड्यूस करती है और रोज को देखकर मास्टर उससे कहती है मुझे तुमसे अकेले में थोड़ा सा बातें करनी है। और बाद में मेरे को थोड़ा सा अलग ले जाकर बताती है थोड़ा सा बुरी खबर है, गेम रीपर के लोड हमने चाल चल रहा है और फिलहाल इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगी, लेकिन इस टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा है, इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और इस कंपटीशन में काफी सारा हाई क्लास लोग भी होगा और इसी वजह से रे तुमको सभी का ध्यान रखना होगा। और बाद में मास्टर रोज को एक जगह पर लेकर आकर उससे पूछती है आखिरकार तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो। और पहले तो रे मुझे डेली रिपोर्ट भेजा करता था, लेकिन आजकल रे तुम्हारे बारे में काफी सारा रिपोर्ट भेज रहा है कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। और भले ही रे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और मैंने उसको काफी सारा चीज सिखाया है, लेकिन मैंने उसको इंसानी डील समझना नहीं सिखा पाई। और जब रे हमारे साथ था रे ढंग से अपना जिंदगी बिता नहीं पाता था और ना ही उसको कोई दोस्त होने का मतलब पता था और यही रीजन के वजह से मैंने रे को एकेडमी पे भेजा। और आके मास्टर कहती है तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन अभी रे को ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हो। और बाद में रे रोज को फिर से ट्रेनिंग करवाने के लिए जंगल के अंदर ले आता है, जहाँ पर रे उसको बताता है आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है और अगर तुमने ये मैच को जीत लिया तो मैं तुमको एक बैच दूंगा और तुमको मेरे ऊपर लगा हुआ ये फ्लावर को गिराना पड़ेगा और तुम चिंता मत करो, मैं अपना ज्यादा पावर इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर हम लोग को दिखा नहीं जाता है आखिरकार ये मैच में जीता कौन है। और दूसरा शॉर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने का टाइम आ चुका था, जहाँ पर प्रिंसिपल सभी को मोटिवेट करते हुए कॉम्पिटिशन स्टार्ट करता है और यहाँ पर डीना और कैरोलिन भी होती है। और फर्स्ट मैच रोज का होता है एक नॉर्मल सा फाइटर के साथ, जहाँ पर प्रिंसिपल उन दोनों का रूल समझाती है कि कैसे तुम लोगों को जीतने के लिए ओपोनेंट को स्टेडियम से बाहर फेंकना पड़ेगा और या फिर ओपोनेंट के ऊपर जो रोज लगा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा और अगर मैंने स्टॉप कहा तो कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और मैच स्टार्ट होने के बाद जब भी वो बंदा रोज के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है रोज उसका अटैक को डॉज करके अपना फायर मैजिक से उसका फ्लावर को जला देता है और ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर कैरोलिन बताती है रोज ने पहले ये स्टेडियम के अंदर फायर मैजिक छुपा कर रखा था और इस वजह से उसके लिए ये मैच जीतना काफी ज्यादा आसान हो गया और बाद में रे स्टेडियम से बाहर जाने लग गया। और अभी के पूछने पर रे उसको बताता है एक कम्युनिटी मेंबर के तौर पर मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और आगे रे एल्बर्ट के पास जाकर उसको एक रोज देते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है, जो देखकर एल्बर्ट भी वो रोज को लेकर फाइट करने के लिए निकल जाता है। और असल में एल्बर्ट का मैच अरियाना से होने वाला था और जब भी मैच स्टार्ट होता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उन दोनों का फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन यहाँ पर एरियाना तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पर वो किसी तरीके से एल्बर्ट को जमीन पे गिराकर उससे कहती है तुम्हारा जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है, इसी वजह से हार मान लो। और तभी एल्बर्ट को रे का वही बात याद आता है, जो सोचकर एल्बर्ट काफी तेजी से एरियाना के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक की वजह से एरियाना का तलवार उसके हाथ से छूट गई और आगे एरियाना एल्बर्ट का शॉट को पकड़कर अपना मैजिक की मदद से वो शॉट को तोड़ देता है और आगे एरियाना एल्बर्ट को एक कस के मुक्का मारता है, जिस वजह से वो स्टेडियम से बाहर चला जाता है और इसी वजह से एरियाना वहाँ पर उस मैच को जीत जाता है। और उसका ये अटैक को देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर सभी कहने लग जाता है क्या इसके साथ रोज का फाइट होने वाला है। और दूसरे रे को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक अनजान चीज उसको पीछे से घूर रही थी और जब भी वो रे के ऊपर अटैक करने वाला था रे पीछे मुड़ता है और इसी वजह से वो अनजान चीज गायब हो गया और उसके पीछे से एक प्रेसिडेंट आने लगता है और आगे वो दोनों एक साथ रे के मास्टर के पास पहुंचता है और यहाँ पर रे को तो कुछ अजीब दिखता है, इसी वजह से वो इस चीज के बारे में पूछता है, जिसका मेट बताती है मैं तुमको पहले हीट ड्राइव के बारे में बताती हूँ। हीट ड्राइव वो होते हैं जो कि एम्पायर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाता है और आगे रे का मास्टर उसको बताता है तुम जिसको मेरे मेट समझ रहे हो वो इस एम्पायर के इंटेलिजेंट है। और ये सुनकर रे को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक इंटेलिजेंट है और असल में ये मेट का नाम कार्ला है। और तभी वो प्रेसिडेंट बताता है मैं इसका भाई हूँ और ये बात सुनकर रे काफी ज्यादा हैरान था कि उसको इस बात का भनक तक नहीं लगी। और तभी प्रिंसिपल बताती है गेम रीपर ने ये टूर्नामेंट पे दखल दिया है और उन लोगों का प्लान बस एक ही है कि वो लोग हाई लेवल का बच्चों को पकड़कर उन लोगों को मारना चाहता है। और आगे प्रिंसिपल रे से कहती है तुम इस बात का ध्यान रखना क्योंकि उन लोग का मेन टारगेट स्टूडेंट है। और दूसरी साइड कार्ला का भाई रेक्स इस जगह का सिक्योरिटी का इंचार्ज है और अगर तुमको कुछ भी अजीब दिखा तो सबसे पहले तुम इसको बताना। और आगे रे का मास्टर रे से कहती है अगर तुमको मुश्किल लगे तो तुम इस मिशन पे आइस ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी वजह से रे डिसाइड करता है वो गेम रीपर को टूर्नामेंट के बीच में नहीं आने देगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरियाना और रोज दोनों ही फाइनल पे पहुंच चुका था और यहाँ पर क्लेरिस और एलिसा काफी ज्यादा घबराए हुए थे, जहाँ पर वो रे को बताती है रोज ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो बाहर भी नहीं आ रही और ना ही वो किसी के साथ बातें कर रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक दूसरा मैच भी चल रहा था, जहाँ पर एक
बंदा बस 2 सेकंड के अंदर ही एक बंदे को हरा देता है और ये हिस्ट्री क्रिएट कर देने वाला मैच था, क्योंकि आज तक कोई भी ये मैच को इतना जल्दी खत्म नहीं किया। और बाद में वो बंदा जाते हुए रे की तरफ देखता है और इसके कुछ समय बाद रे अभी के कहने पर वो रोज से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर रोज के गेट के सामने जाकर कहता है रोज जल्दी से गेट खोलो, तुमको मेरे बात सुनना ही होगा। और यहाँ पर रे रोज को काफी ज्यादा समझाता है, इसी वजह से रोज दरवाजा खोल देता है और आगे रोज उसको बताता है मैं तो बस एक रोल प्ले कर रही हूँ रॉयल फैमिली का बेटी होने का, और मैं इस मुकाम पे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद पहुंची, और अगर ये बात को मैं तुमसे कंपेयर करूँ तो मैंने तुम्हारे जैसा कुछ भी नहीं किया। जिसका रे उसको समझाता है और उसको ऐसा बोलने के लिए मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो एरियाना से नहीं जीत सकता, जहाँ पर वो कहता है मेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि मैं एक पिंजरे में बंद हुआ चिड़िया की तरह हूँ। जिसका रे कहता है तुमको ऐसा सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम बस अपना मकसद ढूंढो। और आगे रे उससे कहता है मैं अगर सच कहूँ तो मैं अपना जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, और चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और बाद में रे का ये सारा कुछ बातें सुनकर रोज भी फाइनली मान जाता है, जहाँ पर रोज रे का हाथ पकड़ के यहाँ पर ही सो जाता है और वो उसको जाने नहीं देता है। और तभी रे उस दिन के फाइट के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर लड़ाई करने के टाइम पे रोज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, और यहाँ पर रे को भी पूरी तरीके से यकीन था चाहे जो कुछ भी हो जाए रोज ही ये मैच को जीतेगा। फिर हम लोगों को फाइनल का मैच दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज और एरियाना एक दूसरे के साथ फाइट करेगा, और वहाँ पर एक क्लेरिस के पास आकर उससे कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैंने उसको समझा दिया और वो इस फाइट पे जरूर आएगा। और आगे रे बताता है वैसे ही मैं उसके साथ पूरा रात बिताया हूँ, और इसका ये बात को सुनने के बाद वो लोग कुछ और ही सोचने लग जाता है, जहाँ पर अभी कहता है मुझे नहीं पता था ये मासूम सा लड़का इतना जल्दी होशियार बन जाएगा। और दूसरी साइड क्लेरिस को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे वो ही बंदा था, और दूसरी साइड हम लोग को रेक्स को दिखाया जाता है, जिसको एक लाइट दिखता है, और इसी वजह से वो डीना से काम का बहाना लगाकर यहाँ से चला जाता है। और एक के पास पहुँचने के बाद रेक्स उसको बताता है क्लेरिस के साथ साथ और भी 8 रॉयल स्टूडेंट को किडनैप कर लिया गया है, जिसका रे बताता है मुझे नीचे से डेथ का ऑरा महसूस हो रहा है। और दूसरी साइड ये टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी शुरू होने वाला था, जहाँ पर एरियाना मैच के स्टार्ट में अपने तलवार को ऊपर फेंक के वो अपने अंदर से पावर को रिलीज करते हुए वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और देखते देखते एरियाना जाकर रोज के ऊपर एक खतरनाक मूव इस्तेमाल करता है, और ये देखकर अभी कहने लग जाता है इसी मूव से तो एल्बर्ट हारा था। और आगे कैरोलिन बताती है एरियाना का फैमिली आर्थिक सोर्सरी ओरिजिन है, और इसी वजह से उन लोगों का फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ पर एरियाना बिल्कुल भी ध्यान न दिखाते हुए रोज के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है, और इसी वजह से रोज भी जल्दी से अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करती है, और इसी वजह से एरियाना पीछे हटकर कहती है मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। और दूसरी साइड रे भी क्लेरिस के पास पहुंच जाता है, और जब भी वो उसको उठाता है वो जगह पे एक मैजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, और इसी वजह से ये लोग बाहर के लोगों के साथ अभी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। और तो यहाँ पर उस जगह पे काफी सारा क्यूनिपस भी आ जाता है, और इसी वजह से रे उसको उठाकर क्लेरिस से माफी मांगते हुए वो बाहर की तरफ भागने लग जाता है। और थोड़ी देर जाने के बाद रे अपना पावर की मदद से आइस ब्लेड को निकाल लेता है, और आगे रे उन सभी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर रे के सामने भी वो सभी बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है, और तभी उसके आसपास काफी सारा डार्कनेस क्रिएट हो जाता है, और तभी रे काफी खतरनाक एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल करता है, और इसी वजह से वहाँ पर दोबारा लाइट आ जाता है, और यहाँ पर रे का एंटी मटेरियल कोड की वजह से ऊपर सभी का मैजिक खत्म हो जाता है। और ये देखकर कैरोलिन भी समझ जाता है कि रे अपना एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी साइड सारा क्यूनिपस रे से डर के मारे भागने लग जाता है। और यहाँ पर ये थोड़ी ना कम था, वो अपना पावर की मदद से सभी को अपना बैरियर में कैद कर लेता है। और तो यहाँ पर रेक्स भी पहुंच जाता है, और रेक्स को देखकर रे उससे कहता है मैंने बस इन सबको रोका है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। जिसका रेक्स कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा। और यहाँ पर ये तो कुछ ज्यादा जल्दी में था, इसी वजह से वो क्लेरिस को ना उतार कर जल्दी से भागने लग जाता है। और दूसरी साइड पे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, और इसी वजह से एरियाना अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने के लिए फैसला करता है, और इसी वजह से उसका पूरा शरीर से लाइटिंग निकलने लग जाता है। और यहाँ पर एरियाना तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जो देखकर रोज को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अभी भी पावर को इंक्रीज कर सकता है। और तभी अचानक से एरियाना रोज के पीछे आकर उसको एक पंच करती है, और इसी वजह से वो काफी ऊपर से नीचे गिरता है। और ये सारा कुछ रोज का फादर दूर से ये सारा कुछ देख रहा था, और उसका पंच के वजह से रोज काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जहाँ पर एरियाना उसको हार मारने के लिए कहती है। और यहाँ पर एरियाना हार मारने वाली थी, तभी वहाँ पर रे आकर उसको पुकारता है, और रे का आवाज सुन के उसके मन में एक अलग ही जोश भर गया, जहाँ पर रोज भी अपना पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और तभी रोज एरियाना से कहती है अब तुम मुझे छू नहीं सकते, और आगे वो एरियाना की तरफ घूमते हुए अपना पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे बचते हुए एरियाना भी उसके ऊपर अटैक करता है। और जब भी वो अटैक करने के लिए जाता है वो अचानक से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, और इसी वजह से रोज भी अपना बात को दोबारा रिपीट करती है कि मैंने कहा ना तुम मुझे टच नहीं कर सकती हो। और उसका ये अटैक को देखकर सभी तो काफी ज्यादा हैरान था, और यहाँ पर कैरोलिन भी हर बार की तरह इस अटैक को समझाती है, जहाँ पर वो बताती है रोज अभी बटरफ्लाई थ्योरी का इस्तेमाल कर रही है, और ये अटैक उन अटैक में से एक है जो कि स्पेशल सॉर्सरर इस्तेमाल करता है। और जब भी कोई बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करता है वो बटरफ्लाई एक दूसरे बटरफ्लाई के साथ रिप्लेस कर देती है, और इसी वजह से कोई भी इसका यूजर को टच नहीं कर सकता। और यहाँ पर इयाना को दिखाया जाता है जो कि हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो रोज के ऊपर अटैक नहीं कर पाती, और उल्टा जब वो ऐसा करता है उसके पास एक बटरफ्लाई ब्लास्ट
ब्लास्ट होता है और ये पावर को इस्तेमाल करने के वजह से रोज का हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी। और ये देखकर ये समझ जाता है रोज ने ये पावर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर ली और इसी वजह से उसके मुंह से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों में से कोई भी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और रोज का अटैक की वजह से एरियाना का शील्ड भी टूट जाता है और इसी वजह से इन दोनों की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और यहाँ पर रोज का फादर भी ये फाइट को देख के काफी ज्यादा हैरान था और लास्ट में वो दोनों अपना फाइनल अटैक एक दूसरे के ऊपर करता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है अरियाना का जो फ्लावर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और बाद में दिखाया जाता है अरियाना हार चुकी है और रोज का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे इन दोनों की हमने कुछ इमोशनल बातें चलता है और इसी वजह से रोज रोने लग जाती है, जो देखकर एरियाना उसको गले लगा लेती है। और ये सारा कुछ के वजह से रोज को याद आता है ये तो मुझे ऐसा गला लगाया जैसे कि वो बचपन में किया करती थी। और इतना बड़ा लड़ाई के बाद इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर सभी तो ये फाइट को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था और इसके साथ रोज का फादर भी इसके लिए तालियां बजाते हैं। और इसी वजह से रोज के और अरियाना के फादर के बीच में काफी अच्छा दोस्ती हो जाती है और बाद में रे उसके पास उसका हालचाल पूछने के लिए आता है। और यहाँ पर रोज की बात से खुश थी कि फाइनली ये खत्म हो गया। और तभी रोज को वो बातें याद आती है जो कि रे ने उससे कही थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है। और ये सोचते हुए रोज काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे रोज उससे पूछा है क्या तुमको पता था मेरा पावर आखिरकार क्या है, जहाँ पर ये बताता है मुझे तुम्हारा पावर के बारे में ज्यादा पता तो नहीं था लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे पता लग गया था कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही पावर है। और आगे रे उसको आज का जीत के लिए बधाई देता है और आगे हम लोग को दिखाया जाता है रे और उसके बाकी सारे दोस्त फाइनल राउंड को देखने के लिए जा रहा है टूर्नामेंट की। और असल में कैरोलिन ने पहले ही बताया था कि ये टूर्नामेंट 3 हिस्सों में बटा हुआ है और दूसरी साइड टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबिका का फाइनल मैच होने वाला है क्योंकि रेबिका अभी 3rd ईयर में है और यहाँ पर रेबिका का ओपोनेंट वही पर्सन है जो कि 2 सेकंड के अंदर ही अपना मैच जीत ली थी। और तभी रे नोटिस करता है रेबिका का फाइट देखने के लिए उसकी छोटी बहन भी आया है और असल में ये लड़के का नाम लूकस है। और जब भी मैच स्टार्ट होता है फाइट के शुरुआत में रेबिका किसी चीज में खो गई और तभी लूकस अपना एक अटैक का इस्तेमाल करता है जहाँ पर उसका अटैक के वजह से काला धुआं निकल कर रेबिका के ऊपर अटैक करने लग गया। और जब भी ये धुआं हटता है उसके चेस्ट पे लगा हुआ वो रोज भी बिखर जाता है और तभी वो अपना फाइनल अटैक का इस्तेमाल करता है। इसी वजह पता नहीं क्यों रेबिका इस मैच पे हार गया और ये देखने के बाद किसी को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और जब भी लूकस यहाँ से जाने लगा वो सामने रे को देखता है जहाँ पर लूकस रे से कहता है तुम्हें होना द आइस ब्लेड सॉर्सरर और मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। जिसका रे कहता है मुझे पता नहीं था फेयरलेस ब्लेड का टाइटल पहले ही पास आउट किया जा चुका है। और यहाँ पर रे को तो समझ नहीं आ रहा था लूकस जिसके पास फेयरलेस ब्लेड का टाइटल है उसको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। और यहाँ पर लूकस भी 7 ग्रेट सॉर्सरर में से एक है और जैसा रे के मास्टर ने रे को आइस ब्लेड सॉर्सरर का पावर दिया था वैसे ही लूकस को भी उसका मास्टर ने ये पावर दिया है। और आगे लूकस कहता है मैं बस तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया हूँ और कुछ भी हो जाए मैं साबित करके दिखाऊंगा सबसे पावरफुल सॉर्सरर फेयरलेस ब्लेड है। और आगे वो यहाँ से जाते हुए कहता है याद रखना मैं अगले साल तुमसे यहीं पर ही मिलूंगा। और दूसरी साइड कैरोलिन और प्रिंसिपल वही रिपर के पास पहुँचता है जिसको की थोड़ी देर पहले रे ने पकड़ा था। और आगे कैरोलिन सामने आकर उन लोगों के ऊपर एक मैजिक करता है जिसका नाम है कैरोल वंडरलैंड। और इसका ये मैजिक की वजह से सभी कैरोल का बात ही मानने लग जाता है और जैसा कैरोल कह रही थी वो लोग वैसा ही कर रहा था। और ये देखकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा शॉक थी जहाँ पर वो कहती है सच में ये स्पेल बाइंडिंग सॉर्सरर है जो कि किसी का भी दिमाग को पढ़ सकता है। और आगे कैरोलिन उन लोगों का बॉस का नाम और उन लोगों का प्लान के बारे में पूछता है और ये लोग कुछ बोल पाते इससे पहले उन लोगों का हेड ब्लास्ट हो जाता है। फिर अगले दिन पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी से कह रहा था हमें आने वाले स्कूल फेस्टिवल पे मेड कैफे बनाना चाहिए। और असल में इन लोगों के एकेडमी पे एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर उन लोगों को एक स्टॉल बनाना पड़ेगा। और इसी वजह से रे सभी को सजेशन दे रहा था मेड कैफे बनाने का, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर एग्री नहीं करता क्योंकि मेड बनने का मतलब सर्वेंट बनना है। तभी हम लोग को एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज रे को बता रही थी आने वाला कल्चर फेस्टिवल पे उन लोग को एक मेड कैफे बनाना है। और यहाँ पर रे को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था जहाँ पर वो ये सोच रहा था सभी इसके लिए एग्री कर लेगा। लेकिन दिक्कत तो ये था इस एकेडमी के अंदर सभी रॉयल फैमिली का स्टूडेंट पढ़ता है और इसी वजह से कोई मेड बनने के लिए थोड़ी ना मानने वाले। लेकिन रोज तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था इसी वजह से रे इस चीज के लिए मान जाता है। और अगले दिन पे रे सभी को मनाने के लिए मेड कैफे के बारे में 2-4 बातें बताता है जहाँ पर रे कहता है अगर तुम लोग ये कर लोगे तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसके लिए मान नहीं रहा था और इसी वजह से तभी कैरोलिन एक मेड की ड्रेस पहन के वहाँ पर आती है और ये देखकर सभी इसके लिए हाँ कर देते हैं क्योंकि लड़के के साथ साथ लड़कियां भी उसके ऊपर फिदा हो रहा है। और इस बात से रे और रोज भी काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उन लोगों के पास दीना आकर बताती है रेबिका का एंगेजमेंट हो चुकी है। और दूसरी साइड रेबिका को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम इवान है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवान रेबिका के फादर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि आज से जो भी मैं बोलूंगा वही होगा। और दूसरी साइड एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी के अंदर से एक सोल खींचता है और उसके जैसा वहाँ पर और एक इंसान था जो कि उसका ब्रेन निकाल लेता है। और तभी वो बंदा उससे पूछता है आखिरकार ये है कौन जिसको हम मार रहे हैं, जहाँ पर वो दूसरा वाला बंदा कहता है ये एक असैसिन है। और आगे वो बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ढंग का लोग नहीं है और इसी वजह से जल्दी हम लोग को एक वेसल ढूंढना होगा। और यहाँ पर ये
लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसको कि वो असल बनाने वाला है। और दूसरी साइड रेबिका को दिखाया जाता है जिसका आँख कियोलो हो चुका था और उसके आँख से खून भी निकल रहा था। और आगे रेबिका के पास आकर एंगेजमेंट के लिए उसको कांग्रेचुलेशन कहता है, जो सुनकर रेबिका बताती है चिंता मत करो, मैं ऐसा ही एकेडमी को छोड़ के नहीं जाने वाली। जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो जाता मैं एकेडमी विजिट करते रहूंगी। और आगे रेबिका से हाथ मिलाते हुए कहती है, मैं आगे तुमसे और भी कुछ सीखना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट स्कूल को डेकोरेट कर रहा था क्योंकि नया फेस्टिवल जो आने वाला था। और वहाँ पर सभी काफी मिलजुल कर काम कर रहा था। और ये देखकर रे काफी ज्यादा खुश था। और आगे रे आने वाला फेस्टिवल का परमिशन लेने के लिए आता है। और इस बात से दीना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रे ने सभी रॉयल फैमिली के बच्चे को मेड बनने के लिए मना लिया। और आगे रे उससे पूछता है बाकी के काउंसिल मेंबर कहाँ पर है। और यहाँ पर रेबिका को भी लगा था कि रे ये बात को नोटिस कर लेगा। और इसी वजह से दीना रेबिका से पूछती है क्या मैं रे को ये बात बता दूं। जिस दिन रेबिका बताती है ये सारा कुछ हुआ मेरा एंगेजमेंट की वजह से। और आगे सारा बताती है स्टूडेंट काउंसिल की जो कॉर्निया है उसका एंगेजमेंट होने वाला था इवान से, लेकिन यहाँ पर इवान के साथ रेबिका का एंगेजमेंट हो चुका है। और इसी वजह से कॉर्निया को ऐसा लगा रेबिका उसके हस्बैंड को उससे छीन लिया है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। और इसी वजह से बाकी स्टूडेंट ने एक कमेटी को छोड़ दिया। और ये बात से रे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से वो रेबिका से कहता है आप चिंता मत करो, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। और जब भी रे वहाँ से बाहर निकलता है दीना भागती हुई उसके पास आती है जहाँ पर वो रे को बताती है अभी जो रेबिका का एंगेजमेंट हुआ है पक्का इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। इन लोगों का एंगेजमेंट हो तो गई लेकिन उन लोगों का रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता नहीं था। और वैसे भी रेबिका का फैमिली टॉप 3 नोबेल फैमिली में से एक है। और इसी वजह से ये चीज पूरा इम्पॉसिबल है। और आगे सारा कहती है मुझे इवान बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं लग रहा है और कुछ तो ऐसा है जिससे कि हम लोग अनजान है। और इसी वजह से वो रे से रेबिका का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और बाद में रे सीधा अपने मास्टर के पास आता है। और रे का सारा बातें सुनने के बाद मास्टर कार्ला से पूछती है क्या तुमको लगता है इवान में कुछ गड़बड़ है क्या। जहाँ पर कार्ला बताती है इवान तो काफी ज्यादा हाई क्लास फैमिली में से एक है और इसी वजह से मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है। और आगे रे का मास्टर रे से कहती है वैसे भी रेबिका का एंगेजमेंट इतना जल्दी होना नहीं चाहिए था। और तुम चिंता मत करो, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और दूसरा रेबिका को दिखाया जाता है जिसको कि रे का पास का कुछ मेमोरी याद आता है। और जब भी वो यहाँ से जाने लगी उसकी छोटी बहन मारियाना उसके पास जाकर उससे पूछती है क्या तुम ये एंगेजमेंट से खुश हो। जो सुनकर रेबिका कहती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है और वैसे भी मैं टॉप 3 फैमिली में से एक का बड़ी बेटी जो हूँ और इसी वजह से मुझे अपनी फैमिली का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। और ये कहकर रेबिका वहाँ से चली जाती है और अपने रूम पे जाकर काफी ज्यादा रोती है। फिर हम लोग को रेबिका का बहन का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको सभी चिढ़ाता रहता है। और दूसरी साइड रेबिका एक ऐसा पर्सन था जो कि अपने बहन को पूरा सपोर्ट करता था। और आगे मारियाना अपने कानों में पिन लगा लेता है और इसी वजह से उसके मॉम उसको डांटने लगी क्योंकि वो टॉप रॉयल फैमिली का बेटी है और उसको ये चीज शोभा नहीं देता है। और दूसरी साइड फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट मेट का ड्रेस पहना हुआ था। तो यहाँ पर रोज भी उसी ड्रेस में वहाँ पर आती है और रोज को तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इसी वजह से रे उसका काफी ज्यादा तारीफ करता है। और दूसरी साइड क्रेलिस को एक घोस्ट का आउटफिट दिया गया था लेकिन इसके बावजूद भी रे उसका काफी ज्यादा तारीफ करता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में रे रेबिका से मिलता है और जाते हुए रेबिका रे को बताती है मेरा ये एंगेजमेंट हो चुका है तो मैं जल्दी ये टाउन को छोड़ दूंगा। और आगे वो दोनों जाते हुए इवान से मिलता है जहाँ पर इवान रे से कहता है क्या तुम ही रे हो और मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम रेबिका का काफी ज्यादा ध्यान रखते हो। चलो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ से रेबिका को ले जाऊंगा। जब भी वो रेबिका को लेकर जाने लगा तब यहाँ पर रे उसको देखने की कोशिश करता है लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से कहीं से कार्ला का भाई आ जाता है। और दूसरी साइड प्रिंसिपल और बाकी सभी का मीटिंग चल रहा था जहाँ पर प्रिंसिपल बताती है कि इवान के घर पे कोई भी नहीं रहता और नौकर तक नहीं और इवान हर दिन रेबिका को अपने घर लेकर जाता है। और वैसे भी इवान काफी समय से सॉर्सरी सोसाइटी और रॉयल्स का मीटिंग अटेंड कर रहा है और इन लोगों को ये शक हो रहा है इवान अपना भेष बदल के ये सारा कुछ मीटिंग अटेंड कर रहा है। और आगे रे का मास्टर बताती है इवान का बस एक ही गोल है कि वो रेबिका का सॉर्सरी हाई चुराना चाहता है और इसका मतलब है कि इवान सॉर्सरी हाई का कलेक्टर है। और दूसरी साइड वही बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था जब भी रेबिका अवेकन होगी वो डोर भी खुल जाएगा। और जब भी वो बंदा अपना मास्क खोलता है वो और कोई नहीं बल्कि इवान ही था। और बाद में इवान रेबिका को अपने घर ले आकर उसका आइस लेने का कोशिश करता है जो देखकर रेबिका उसको रोकती है। और आगे इवान हंसते हुए कहता है शायद तुमको पता नहीं पर ये तुम्हारा फैमिली का डिसीजन है, तुम्हारे फादर ने टॉप फैमिली में से टॉप पे जाने के लिए मेरे से कांटेक्ट बना लिया है। और आगे वो रेबिका से कहता है अगर तुम चाहो तो इसके लिए मना कर सकते हो लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी छोटी बहन की जान की गारंटी नहीं दे सकता। और जब भी रेबिका अपना आँख खोलती है वो उस जगह पे आ गया था जब रे ने हार्वर्ड को खोया था। और यहाँ पर रे उसको हील करने की कोशिश भी करता है जो देखकर उसके मास्टर उससे कहती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, वो जिंदा नहीं है। और यहाँ पर रे तो ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और इसी वजह से उसका मास्टर उसको एक थप्पड़ मार के उसको यहाँ से ले जाने लगी। और असल में ये सारा कुछ विजन रेबिका सोते हुए देख रही थी। और अगले दिन पे रेबिका बैठ के पिछले रात के बारे में सोचने लग जाता है और उसका ऐसा लग रहा था वो जिसको देखा वो और कोई नहीं रही था। और बातों बातों में मारियाना उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और इन दोनों के बीच और भी ऐसा बातें होती है। और इसी वजह से मारियाना का दिल भी रे के ऊपर
फिदा हो गया। फिर रात पे रे और अभी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी उसे पूछता है क्या हुआ, इतना रात हो गया और तुमने अभी तक सोया नहीं। जहाँ पर ये बताता है मैं लूना हेडल्स की किताब पढ़ रहा हूँ और तुमको भी ये किताब पढ़ना चाहिए क्योंकि ये किताब काफी ज्यादा अच्छा है और ये किताब में ह्यूमंस का छोटा सा छोटा चेंजेस भी ये किताब में बताया गया है। जिसिंग अभी कहता है चलो बताई दो इसके अंदर आखिरकार क्या स्टोरी है। जहाँ पर ये बताता है एक डीमस गर्ल के बारे में है और वो औरों से काफी ज्यादा अलग थी, इसी वजह से वो हमेशा अकेला रहती थी। लेकिन एक दिन उसको एक ह्यूमन मिली और वो डीमन आज तक किसी भी इंसान से मुलाकात नहीं की थी और इसी वजह से उसको भी पता नहीं था आखिरकार वो उसके साथ कैसे बात करेगा। और वो डीमन इंसानों से मिलने के कारण वो इंसानों के फीलिंग्स को धीरे धीरे समझने लग गई। लेकिन एक दिन वो डीमन अचानक से गायब हो जाता है और इसी वजह से वो इंसान भी उसके लिए इंतजार करने लग गया उसका फीलिंग्स को समझने के लिए। जिसका अभी कहता है सच में ये तो एक सैड स्टोरी है और आगे ये बताता है मैं अभी तक लास्ट तक नहीं पहुंचा और मुझे यकीन है लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही होगी। और जब भी रे सो जाता है उसका एक सपना आता है हरवल का फ्यूनरल का, जहाँ पर एक कैरोलिन के साथ था जो कि काफी रो रही थी। तो यहाँ पर उसको रेविका की आवाज आती है जहाँ पर वो उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन, और वो उसके साथ बात करने का कोशिश करने लगा तभी उसका आँख खुल जाता है और आगे रे उसके बारे में सोचने लग गया और इसी वजह से रे का आंखों से खून का आंसू भी आता है। और अभी तो क्लाइमैक्स आने वाला है जहाँ पर सभी चीजों का पता लगेगा आखिरकार ये सारा कुछ क्या हो रहा है। और अगले दिन स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सभी काफी ज्यादा एंजॉय करता है। तो यहाँ पर रे भी लिली के गेटअप पे सभी के सामने आता है और रे को देख के सभी लड़की और लड़कियों का होश उड़ जाता है। और असल में रे को तो कोई भी यहाँ पर पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन दूसरी साइड आरियाना रे का ये हरकत को देखकर एक अलग ही सदमे में आ चुकी थी। और ये देखकर अभी और एल्बर्ट काफी ज्यादा हैरान होता है और उन लोग को ऐसे लग रहा था सच में ये एक मेड एक प्रोफेशनल वाली। और शाम पे आरियाना रे के साथ फोटो लेने के बाद घर जाने लगता है और यहाँ पर वो तो रे के साथ फोटो लेकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी उसको एक लेडी मिली जो कि उससे कहती है अगर तुम अपने बहन को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। और दूसरी साइड रे प्रिंसिपल के सामने चिल्लाते हुए कहता है क्या सच में रेविका मारे जाने वाली है, जहाँ पर रेखा वाशर बताती है तुम हो ना इसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर रेविका का फादर आकर रे से उसके बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दूसरी साइड इवान और उसके साथी को दिखाया जाता है जहाँ पर इवान कहता है कल फुल मून है। जिस दिन वो दूसरा वाला बंदा कहता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो आइस ब्लेड सॉर्सरर को खाना है। और दूसरी साइड प्रिंसिपल और बाकी सभी लोग एक दूसरे से बातें करता है जल्दी हम लोग को तैयारी शुरू करनी होगी क्योंकि काफी बड़ा मुसीबत आने वाली है। और अगले दिन रे अभी भी लूसी वाला गेटअप में होता है जहाँ पर रे मारियाना को कुछ मैजिक दिखाता है और आगे मारियाना लिली से कहती है मैं आज काफी मुश्किल काम करने जा रही हूँ। और दूसरी साइड रेविका कहीं पर जा रही थी तभी उसके सामने इवान आता है जहाँ पर वो रेविका को लेकर अचानक से गायब हो जाता है। और दूसरी साइड मारियाना भी रे को शुक्रिया कह के यहाँ से चले जाती है और इसी वजह से रे रोज से कहता है मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड इवान को दिखाया जाता है जो कि रेविका को एक अलग ही जगह पर लेकर आ गया था जहाँ पर इवान कहता है चलो तैयार हो जाओ अब तुम मरने वाले हो। और आगे इवान आसपास में एक मैजिक बैरियर क्रिएट कर लेता है और दूसरी साइड इवान के बाकी सारे साथी एक जगह पर काफी सारा मॉन्स्टर इकट्ठा कर लेता है। और तभी रे वही लिली वाला गेटअप में पहुंचता है और वो आकर सभी मॉन्स्टर को हराने लग जाता है। और ये देखकर तभी कुछ लोग एक साथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक टाइम में बीच में रोज आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर रे के साथ साथ उसका सारा का सारा दोस्त भी यहाँ पर आ चुका था जहाँ पर रोज कहती है अब हमारा टाइम है तुमको प्रोटेक्ट करने का। दूसरी साइड इवान के पास रेविका सोच रही थी आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है और तभी अचानक से रेविका के पास मारियाना आ जाती है और दूसरी साइड रे और उसके सभी साथी मिलकर सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है। और तभी इवान का वही साथी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे रे आकर उसको बचा लेता है और तभी वो यहाँ से भागने लग जाता है। और ये देख के रोज कहती है रे तुम जल्दी से ऊपर की तरफ जाओ। और इसी वजह से रे वो मॉन्स्टर का जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है और आगे रे अपना नॉर्मल रूप पे आकर सभी को थैंक्स कहता है, जो देखकर रे का दोस्त कहता है तुम अपना वॉइस तो चेंज कर लो यार। और जाते हुए रे सोचने लग जाता है रेविका के फादर ने उससे कहा था कि उनकी फैमिली पर एक कर्ज लगा हुआ है और करीब 100 सालों के अंदर उनके फैमिली पे एक क्रेज अपीयर होता है, एक ऐसा नाम जो कि बहुत ज्यादा फाइटिंग और ब्लड लॉस के कारण मिलता है। और अभी जो सिचुएशन है रेविका ये चीज बन सकता है और अभी उसको उस रूप पे आने में थोड़ा सा टाइम है और अभी रेविका अपने पावर को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेविका 20 की उम्र से पहले ही मर जाएगी। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है मारियाना का व्हाइट बॉडी और रेड आइज इसलिए है क्योंकि रेविका एक क्रूएड है और ये उसकी ब्लड का इफेक्ट है और इसी वजह से ये भी हो सकता है मारियाना भी इवॉल्व हो जाए और इसी वजह से वो ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। और दूसरी साइड रेविका और एरियाना इवान के साथ होता है और यहाँ पर इवान के ग्रुप का और भी 2 लोग आता है और यहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है वो व्हाइट लेडी इवान का रूप लेकर रखा था और असली इवान तो वो है जो कि शरीर पर चादर ओढ़ के रखा है। और असल में ये लड़की का नाम लिस है जो कि करीब 10 साल से इवान के घर के अंदर रहता आ रहा है। और यहाँ पर लिस मारियाना को यहाँ पर इसलिए लेकर आया है ताकि वो रेविका को इवॉल्व होने से बचा पाए। और इवान ये सारा कुछ देख के लिस को मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर इवान को तो कादा नाम का एक बंदे के पास पहुँचना था और इसी वजह से उसको रेविका चाहिए था और आगे लिस रेविका के पास आकर उसको साइड कर देती है। फिर लिस अपना पावर का इस्तेमाल करके इवान को एक दूसरा डायमेंशन में भेज देता है और आगे लिस मारियाना के पास आकर उससे कहती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया जहाँ पर मारियाना हाँ कह
लेती है। और देखते देखते तो यहाँ पर रे भी आ जाता है और रे को देख के इवान का साथी भी समझ जाता है कि ये आइस ब्लेड सॉर्सरर है। और वो बंदे को देख के रे कहता है तुम ग्लूटेन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और तुम वही सॉर्सरर हो ना जो कि दूसरों का मैजिक को चुराते हो। और असल में ये ग्लूटेन भी 7 ग्रेट सॉर्सरर में से एक है। तभी ग्लूटेन रे के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से ग्लूटेन एक वॉल से टकरा कर नीचे गिर जाता है। और ये और कोई नहीं किया था बल्कि लिस ने किया था। और आगे लिस रे को बताती है कि मैं ही हूँ इमेजिनरी सॉर्सरर। जिस दिन का रे को समझ आ जाता है ये सारा कुछ प्लान लिस का ही था। और आगे लिस कहती है मैं अपने पावर को ओवर पावर करूंगी और मुझे यकीन है तुम उसके ऊपर लगा हुआ सील को तोड़ दोगे अपनी पावर की मदद से। और तुम ये बात को याद रखना, तुम एक ऐसा सॉर्सरर हो जो कि किसी भी चीज के साथ क्रोनोस लॉक को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर ग्लूटेन भी वो वॉल को तोड़ देता है और ये देखकर लिस उससे कहती है अब तुम इसको संभालो। और यहाँ पर ये भी चांस लेना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो अपना पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और आगे लिस वो डायमेंशन पे जाने लग जाता है जहाँ पर वो इवान को भेजा था। और यहाँ पर रे के ऊपर ग्लूटेन अपना पावर की मदद से काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और दूसरी साइड लिस इवान के पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यहाँ पर इवान कहाँ ही सुनने वाला था। वो एक डार्क मैजिक का की को अपने माथे में इंजेक्ट कर देता है और इसी वजह से वो अपना बॉडी का कंट्रोल खोने लग जाता है। और जब भी वो लिस के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है लिस अपना पावर से उसको जमा देता है। और यहाँ पर लिस के पास थोड़ी ना कम पावर था, जहाँ पर वो एक पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है जिसका नाम है कोर्टोसिस। और जब भी वो ये चीज से इवान के ऊपर अटैक करता है उसका बॉडी जलने लग जाता है। और ये पावर इतना ज्यादा खतरनाक था वो भी इस चीज को झेल नहीं पाता है, इसी वजह से वो अपना ओरिजिनल बॉडी पे आ जाता है। और आगे इवान लिस से कहता है तो ये है सबसे पावरफुल सॉर्सरर की पावर, जहाँ पर लिस उसको बताती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल है वो आइस ब्लेड सॉर्सरर। और आगे वो कहती है रे मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो पूरी वर्ल्ड पर राज कर सकता है। और दूसरी साइड रे के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि काफी सारा मॉन्स्टर को हरा चुका था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही वो मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो जाता है और भी ज्यादा पावरफुल बनकर। और वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता है इससे पहले ही वहाँ पर काफी सारा सॉर्सरर आ जाता है। और यहाँ पर कार्ला के पास ही इतना ज्यादा पावर था वो एक ही अटैक में एक मॉन्स्टर को हरा देता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल रेका मास्टर और कैरोलिन भी अपने पावर का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर रेका मास्टर आसमान से काफी बड़ा एक शॉट को निकालकर सभी मॉन्स्टर को एक ही अटैक में हरा देता है। और दूसरी साइड रे को दिखाया जाता है जिसका हालत काफी ज्यादा बुरा हो गया था, जहाँ पर ग्लूटेन एक काफी खतरनाक अटैक से रे के ऊपर अटैक करता है और इसी वजह से रे काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर ग्लूटेन भी धीरे धीरे रे का काफी बुरा हालत करने लग गया था, लेकिन यहाँ पर रे थोड़ी ना कम था, वो भी अपना पावर को अनलॉक कर लेता है, जहाँ पर ग्लूटेन रे के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक की वजह से रे का तलवार तक नहीं टूटता है। और यहाँ पर रे भी एक भी अटैक नहीं कर रहा था, रे का पावर अनलॉक करने के वजह से उसका शरीर ही काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पर रे का पावर इतना ज्यादा हाई हो गया था जिस वजह से ग्लूटेन मरने वाला होता है और वहाँ पर उसको भी पता लग जाता है आखिरकार आइस ब्लेड सॉर्सरर के पावर कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर रे भी काफी ज्यादा थक चुका था, इसी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर रेबिका भी उसको बचाने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी मारियाना उसको रोकते हुए कहता है ये सारा कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है और तुम हमेशा अच्छे होने का नाटक करते रहते हो। जो सुनकर रेबिका उससे कहती है क्या तुमको पता भी है आखिरकार मैं किन किन चीजों से गुजरी हूँ। लेकिन तभी मारियाना रेबिका को एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है बेवकूफ तो तुम हो, ये सारा कुछ तुम अपनी मर्जी से किया और तुम्हारी वजह से हर कोई मुझे तुमसे कंपेयर किया करता था। और ये सुनकर रेबिका भी मारियाना के ऊपर कूदकर उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है बस यही वजह है मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ और तुम कभी भी पेरेंट्स का बात नहीं सुनते हो और हमेशा अपना मर्जी चलाते हो। अच्छा जो कुछ भी हो मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर जाओ और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी भी तुमको खोना नहीं चाहती। और तभी अचानक से रेबिका का बॉडी ग्लो करने लग जाता है और इसका मतलब ये है कि उसका बॉडी ओवरहीट हो रहा है और इसी वजह से वो क्लोरेट का फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर ये भी उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। तो यहाँ पर लिस भी इवान का बॉडी को लेकर यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर उससे पूछता है क्या तुम इसको जानती थी, जिस पर लिस उसे बताती है इवान एक ऐसा इंसान है जो कि डिमोनिक पावर के सामने अपना इंसानियत खो चुका है और रियलिटी वैसा नहीं होती जैसे कि हम चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते देखते रे का सभी दोस्त भी आ जाता है और वो लोग वहाँ पर जाने लगे। तो यहाँ पर रे का मास्टर उन लोग को रोकते हुए कहती है रेबिका का ओवरहीट शुरू हो चुकी है, इसी वजह से आगे मत जाओ। लेकिन यहाँ पर रे बिना डरे वो ओवरहीट के अंदर चला जाता है और जब भी वो रेबिका के पास जाता है रेबिका उसको बताती है मैंने मारियाना को काफी बुरी चीजें कही है जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए थी और शायद मुझे ये लगता है तुम भी मुझे पसंद नहीं करते होगे। जहाँ पर रे बताता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है और मारियाना भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आगे रे हमने सर के साथ उसका सर लगाते हुए कहता है क्रोनोस लॉ। और जब भी वो ये कहता है रेबिका का ओवरहीट खत्म हो जाता है और ये बात जब भी रेबिका का फादर को पता चलता है वो काफी ज्यादा खुश होती है, जहाँ पर वो रे का शुक्रिया अदा करता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबिका रे के लिए इंतजार कर रही थी और तो यहाँ पर रोसा कर उससे कहती है अभी तुम रे का और भी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही हो, जहाँ पर रेबिका बताती है ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि रे मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर रेबिका भी रे को पसंद करने लग गया था और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से इसी बात का बहस करने लग जाते हैं और आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे से चैलेंज करता है चलो देखते हैं आखिरकार रे किसका होगा। और देखते देखते तो यहाँ पर एलिजा और केरलिस भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों इस चैलेंज पे
पार्टिसिपेट करता है। और अभी इन चारों का मकसद एक ही है, आखिरकार ये किसका होगा। और अगले दिन पर ये हर्बर्ट के ग्रेव के पास जाता है, जहाँ पर वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर लेकर आया है, जहाँ पर ये उससे कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हो मैं अभी किसका स्टूडेंट हूँ। और ओर पे आपको खोदने के बाद मुझे पता नहीं था आखिरकार मैं क्या करूँगा, लेकिन तब मेरा मास्टर ही थी जो कि मुझे सही राह दिखाई। और देखो अभी मेरे पास काफी सारा दोस्त है जो कि मेरा परवाह भी करता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कहीं पर जा रहा होता है, और जाती हुई उसको एरियाना मिलती है, जहाँ पर वो उससे कहती है आखिरकार तुम कहाँ थे, मैं तब से तुमको ही ढूंढ रही थी और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मैजिक स्वॉर्ड में पार्टिसिपेट करो। और ये सुनकर ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है आखिरकार ये मैजिक स्वॉर्ड कंपटीशन क्या है। नेक्स्ट सीन में एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा देता है। और आगे वो लड़की कहती है ये सारा कुछ तो बोरिंग है और पता नहीं कब मेरा भाई मेरे पास आने वाला है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।